चलिए लॉ के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ये पास्ट ईयर पेपर्स और एमटीपी और आरटीपी सब से लिए गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक क्विक वे में देखते हैं। देखिए ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज़ के लिए, 10 लाख में हाउस देने के लिए, लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि हाउस गैम्बलिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा और बी विल पे 50,000 फॉर इट। बी जो है 50,000 रुपये देगा इसके लिए। पहले ही सोच लीजिए कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एनफोर्सिएबल नहीं होता। बी जो है वो गैम्बलिंग स्टार्ट कर देता है बिजनेस में। तो बोला कि क्या ए 50,000 बी से ले सकता है। देखिए ना, कोई किसी से इसमें नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, वॉइड। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो इलीगल था, गैम्बलिंग पर्पज़ के लिए था, तो वो क्या हो गया, आपको हो गया वॉइड। तो कोई भी किसी से ऐसा क्लेम नहीं कर पाएगा। दूसरा देखिए कि सीमा जो थी एक बॉटिक रन कर रही थी, कहाँ, न्यू दिल्ली में। उसे सामान पहुंचाना था किसके यहाँ, फ्रेंड जो उसकी किरण थी उसके यहाँ। फिर क्या हुआ कि सीमा जो है वो सामान भेज दी, ठीक है, रेलवे के थ्रू। लेकिन सीमा ये भी चाहती थी कि कुछ एक्सेप्शनल प्रॉफिट वो अर्न कर ले सेल से। लेकिन वो क्या की कि वो ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की थी। किस चीज़ में, रेलवे के थ्रू वो भेज रही थी तो रेलवे अथॉरिटी को ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की थी कि मुझे जो है एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी अर्न करना है इसे। तो जो चीज़ आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस चीज़ के लिए आप वापस अगर कुछ आगे प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ के लिए आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। आगे यही हुआ कि सामान जो था वो लेट पहुंचा और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो बोल रहे ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। तो देखिए रेलवे को वो दी, ठीक है, कि तुम मेरे फ्रेंड किरण के पास पहुंचा दो, वो नहीं पहुंचा पाया टाइम पे, तो बोल रहा है कि वो क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते। देखिए सिर्फ वही लॉस रिकवर कर पाएगी जो एक्चुअली में उसको डिले के कारण हुआ है। वो जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट चाह रही थी अर्न करना, और क्योंकि वो एक इस चीज़ को डिस्क्लोज भी नहीं की थी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट उसे अर्न नहीं होगा, मतलब नहीं मिलेगा, वो नहीं क्लेम कर पाएगी। अगला देखिए, चंदन जो है वो एक डिसीज से सफ़र कर रहा था, वो डॉक्टर के पास गया जिसका फी 300 है, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो बोल देता है कि नहीं मुझे 5,000 चाहिए। तो चंदन कहता है कि ठीक है आप 5,000 ले लीजिए। बाद में क्या होता है कि जैसे वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि 5,000 दो, और सामने से वो कर देता है चंदन रिफ्यूज़ कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो बताइए क्या वो 5,000 रिकवर कर सकते हैं? देखिए रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसमें हम लोग अपेरेंट अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी के बारे में पढ़े थे कि जहाँ पे डॉक्टर ये सब जो होते हैं इनके पास डोमिनेंट पोजीशन होता है, जिसके कारण ये हाई प्राइस अगर चार्ज करते हैं तो वो जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो जैसे कि होता है ना कि एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे पे किसी चीज़ को लेकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे, या डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को ज़बरदस्ती करे, तो वो चीज़ जो है वो वाइडेबल हो जाती है। वाइडेबल हो जाएगा, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, मिस्टर असीम जो है एक एडवोकेट हैं, उनका कार चोरी हो गया उनके घर से ही। उन्होंने क्या किया, वो एक एडवर्टीजमेंट किए कि वो 10,000 रुपये देंगे जो भी इस इन्फॉर्मेशन को, मतलब उनके कार का इन्फॉर्मेशन उनके पास देगा। मिस्टर विक्रम थे जो एडवर्टीजमेंट पढ़े, वो खोज लिए क्या, कार को, और इन्फॉर्म कर दिए मिस्टर असीम को। मिस्टर असीम को वो कार मिल गया, लेकिन वो 10,000 नहीं देना चाहते हैं कि नहीं देंगे। क्या वो कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़ पेपर इज जस्ट एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। देखिए वो बोल रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट अगर हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। तो देखिए जब आप लार्ज स्केल पर करते हैं ना तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर नहीं होता है, वो जनरल ऑफर होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर होता है। तो वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और आपको वो पे करना पड़ेगा। अगला देखिए, मिस्टर सिंघानिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं मिस्टर सोनू के साथ इन हिज हॉस्टल फॉर 6 वीक, 6 वीक के लिए। ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे मिस्टर सिंघानिया प्रोमिस टू पे 20,000 फॉर एवरी परफॉर्मेंस। करे कि 20,000 रुपये वो देंगे हर एक परफॉर्मेंस के, और हर वीक में उनको आना है। 6 वीक के लिए मिस्टर सोनू परफॉर्म 2 वीक्स, 2 वीक्स ही परफॉर्म किए सोनू साहब। ऑन 3rd वीक उनका हेल्थ अच्छा नहीं था तो वो नहीं आ पाए, तो नहीं आया तो वहाँ पे गाने का कार्यक्रम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि मिस्टर सिंघानिया वो टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। जब फुलफिल ही नहीं हुआ तो सामने वाला टर्मिनेट बिल्कुल कर सकता है। तो आपको बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, क्या बताना है कि क्या मिस्टर सिंघानिया ऐसा कर सकते? तो बिल्कुल, अगर सामने वाला परफॉर्म नहीं किया, उनको उसको जो है वो 6 हफ्ते परफॉर्म करना था, वो नहीं आया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सामने वाला पार्टी जो है उसको ब्रीच कर सकता है, तोड़ सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू टर्न्स अप इन 4th वीक एंड मिस्टर सिंघानिया अलाउज हिम टू परफॉर्म? अगर मिस्टर सिंघानिया फिर कहते थे कि ठीक है अब आप ठीक हो गए तो फिर से परफॉर्म कीजिए, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल होगा और इनको जो है वो पैसे उस चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। व्हाट वुड योर आंसर इन केस सोनू सेंड्स मिस्टर मीका ऑन हिज प्लेस 3rd वीक मिस्टर सिंघानिया अलाउज हिम? देखिए इसमें क्या है, बोला कि वो अपने जगह पे किसी और को अगर भेजता और अगर वो काम कर देता तब तो वो इनफोर्सेबल हो जाता। लेकिन अगर किसी और को भेजता तो जो सिंघानिया साहब हैं वो अगर अलाउ कर देते हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो इनको पेमेंट करना पड़ता और कॉन्ट्रैक्ट को वो टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे।
देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले होता है, हमें पता है। तो इसका जो है इफेक्ट बताना है। देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते तो सामने वाला डैमेजेस क्लेम कर सकता है आपसे, ठीक है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। आप अगर कुछ ऐसा कंडीशन डाला गया था कि एंटीसिपेटरी ब्रीच के कारण कुछ अदर डैमेजेस भी वो ले सकता है, तो वो भी वो ले सकता है। तो वही बोला कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस से पहले जो ब्रीचिंग हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए परफॉर्मेंस था, मुझको सामान पहुंचाना था 10,000 का सामान पहुंचाना था, रोड खराब हो गया, तब तो सामान पहुंचेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो फोर्सेबल था, हो पाता, लेकिन बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो पाया, तो ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे आइए क्या है, ये भी एक क्लॉथ हाउस है जो कि डील करता है किस चीज़ में, होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, ये सब में वो डील करते हैं। और सिल्क ऑर्गेंडाई ये सब कुछ में, मतलब वो कपड़े वाली चीज़ों में वो डील करते हैं। मिस्टर सीमा एक कस्टमर आई इस शॉप पे और बोली कि स्पेशल टाइप ऑफ मुझे क्लॉथ चाहिए जो कि सूटेबल हो मेरी बेटी के लिए, ठीक है। वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दी कि कॉटन सिल्क ही चाहिए हमें, ठीक है। बाद में जो है शॉपकीपर कहकर ठीक है वैसा है, मैं अरेंज कर देता हूँ, अरेंज कर देता है और बाहर के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो दे देता है। मिस्टर रीमा उसको ले जाती है टेलर के पास कि इसको जो है वो अच्छा बना दो, कपड़े ले जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनको जो है वो ऑर्गेंडाइल मटेरियल दिया गया, जबकि वो सिल्क के लिए बोली थी। किस चीज़ के लिए बोली थी, ऊपर कॉटन सिल्क के लिए। क्लॉथ वाज वो सूटेबल क्लॉथ नहीं था, तो इट हैज़ हैवीली सर्ज एंड नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग। देखिए अब साड़ी के जैसा तो वो था नहीं, सीमा डिजायर फॉर जैसा सीमा चाहती थी। टेलर क्या बोलता है कि जाइए आप उसको रिटर्न कर दीजिए। तो जैसे ही वो रिटर्न करने जाती है तो शॉपकीपर कहता है कि नहीं, ये स्पेसिफिकली आपके लिए ही बनाया गया था, अब ये किसी और चीज़ में यूज नहीं हो पाएगा और ना ही ये रीसेल हो पाएगा। तो आपको पूछ रहा है सेवियर टेम्पटर पे कि रोल बताइए बायर और सेलर का। तो बायर का यही रोल है कि जैसे ही खरीदने जाता है तो उसको जो है सैंपल और क्या होता है डिस्क्रिप्शन, ये सब अगर वो दे देता है तो किसी भी सामान के लिए डिफॉल्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा, सेलर लायबल होगा। सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एज पर द सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन वो सामान प्रोवाइड करे। तो यही बोला कि क्या मिस्टर रीमा मनी बैक ले लेगी। तो देखिए मिस्टर रीमा जैसा वहाँ पे अपना प्रेफरेंस दी थी कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, वैसे वैसे सेलर को प्रोवाइड करने चाहिए था। अब अगर उसने प्रोवाइड नहीं किया है तो वो जो है वो सीमा जो है वो रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर अगर वो स्पेसिफिकली अच्छे से चेक कर चुकी थी उस चीज़ को, दोबारा उसको मतलब मैच नहीं कर पाई अपने सैंपल से, तो ये इसका प्रॉब्लम होगा। अगला देखिए, ए बी के शॉप में जाता है, कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट करता है और वो गलती से बताता है कि वो एक ही इज अ मैन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एंड देयर बाई परसूडेड बी टू टेक द पेमेंट बाई चेक। क्या करता है कि ए जो है वो बी के शॉप में जाता है, कुछ ज्वेलरी लेता है, ही फॉल्सली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बी अ मैन ऑफ क्रेडिट एंड देयर बाई परसूडेड बी टू टेक द पेमेंट, और बी को जो है कैसे भी फुसला लेता है पेमेंट लेने के लिए। वो बाद में क्या करता है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू हैंड ओवर पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिंग इमीडिएटली, कि तुरंत ही मुझे एक रिंग दे दो। ऑन द ड्यू डेट व्हेन द सेलर बी रिप्रेजेंटेड द चेक फॉर पेमेंट, द चेक वाज फाउंड टू बी डिजोनर्ड, चेक डिजोनर्ड हो गया। बिफोर द बी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉड बाई ए, he had sold the ring to C. Oh, C had taken the ring in good faith without any notice of the fact that goods lying with A were under voidable contract. Discuss if such sale made by non-owner is valid or not. देखिए कोई भी चीज़ अगर नॉन ऑनर है, इसमें तो नॉन ऑनर है कौन, जैसे ही सेल हुआ सी को, तो ये तो नॉन ऑनर था, उसने बेच दिया सी को। तो जैसे ही वो नॉन ऑनर को कोई चीज़ आप ट्रांसफर कर देते हैं और अगर वो गुड फेथ में लिया तो उसके पास रियल ट्रांसफर हो जाता है, सामने वाली क्लेम नहीं कर सकती। हालांकि ए से जो है वो बी क्लेम कर पाएगा, ठीक है। बी फॉल्सली रिप्रेजेंट किया था खुद को, तो नॉन ऑनर कुछ यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि नॉन ऑनर जो है वो वैलिड पास कर सकता है। जैसे कि कोई एजेंट है वो पास कर सकता है, मर्केंटाइल एजेंट है वो कर सकता है, कोई डिलीवरी वाला, कोरियर वाला, ऐसे ऐसे जो होते हैं वो जो है रियल टाइटल दे देते हैं। तो वैसे ही रियल टाइटल इसको मिल चुका है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो है। अगर आपके पास पोजेशन है तो आप जो रियल टाइटल ट्रांसफर करते हैं, तो सी के पास रियल टाइटल है और गुड फेथ में भी वो खरीदा है तो उसको रियल ओनरशिप मिल गया है और ये वैलिड सेल है। आगे ये बहुत टाइम लग जा रहा है। क्लासिफाई द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर, कि किस प्रकार के गुड्स है। 100 बेल्स लाई कर रहे हैं किस चीज़ में, गोडाउन में। ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बॉल्स वेर सेलेक्टेड असाइड। तो किस प्रकार के ये हो गए सर्टेन गुड्स। सर्टेन गुड्स जिसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग कुछ पहचान गए कि ये पहचान में जो आ गया वो सर्टेन गुड्स हो गया, उसको उठा के एक जगह रख दिया गया। अगला जो है बोला गया कि 1 पैकेट ऑफ शुगर उसको चाहिए था, लेकिन 100 पैकेट्स वहाँ पे लाई कर रहे थे, ये अनसर्टेन गुड्स हो गया। सब कुछ है लेकिन उसमें से कोई पिकअप नहीं किया गया, सेलेक्ट नहीं किया गया। यहीं देखिए टी एग्रीज किया इससे सेल करने के लिए एप्पल जो भी प्रोड्यूस होंगे इस साल, यानी कि ये फ्यूचर वाला हो गया, फ्यूचर गुड्स। आगे आइए, सर्टेन गुड्स वेयर सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू बी, ए ने बी को बेचा है सैंपल से, ठीक है। हु इन टर्न सोल्ड द सेम गुड्स बाय सैंपल टू सी, अब वो सी को बेच दिया, एंड सी बाय सैंपल सोल्ड टू डी, डी को बेच दिया सी। द गुड्स वेयर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, देयरफॉर डी वाज फाउंड
द डेविएशन, डी जो लास्ट में सेल के उसको पता चला कि नहीं सब कुछ तो सही नहीं है, द सैंपल एंड वो रिजेक्ट कर दिया एंड गिव नोटिस टू सी, वो सी को बोला कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, तुमने अच्छे से नहीं किया। सी सीव्ड बी एंड बी सीव्ड ए, तो बताइए कि कौन सा है एडवाइस बी एंड सी अंडर दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कि बी और सी के क्या फर्स्ट होगा। देखिए अगर ए ने बी को बेचा तो ये बी का ड्यूटी था कि उसको सैंपल से मैच करे, बी ने सैंपल से मैच नहीं किया तो यही लायबल रहेगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए। वैसे ही सी ने भी कुछ चेक नहीं किया तो लायबल होगा सी। कौन लायबल नहीं होगा? वो लायबल जो नहीं होगा वो डी लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने फाइंड कर लिया है और इसलिए सी और बी जो है वो आपस में लायबल हो जाएंगे। ठीक है, बी लायबल हो जाएगा, सी लायबल होगा क्यों? क्योंकि उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। बी इसलिए लायबल नहीं होगा क्योंकि इसने ए से एक्सेप्ट कर लिया गुड्स और कोई भी कंप्लेन नहीं किया। सी ने भी खरीद लिया और कोई भी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन डी ने किया तो डी के पहले वाले जो है वो सारे लायबल हो जाएंगे एक्सेप्ट ए। आगे आइए, सोहन रोहन जय तीनों पार्टनर्स हैं, ऑफिस फर्नीचर में काम करते हैं, बिजनेस है उनका, डील करते हैं किससे? एमएसएबी एंड कंपनी से। किस चीज़ के लिए? सप्लाई करवाने के लिए फर्नीचर। फिर क्या होता है कि 30 जून को एक पार्टनर मिस्टर जय मर जाते हैं, ये जय साहब जो है वो मर गए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट में। द फर्म हैज ऑर्डर्ड मिस्टर ए एंड बी कंपनी टू सप्लाई फर्नीचर व्हेन जय वाज आल्सो अलाइव, जय जब अलाइव था तभी वो जो है वो ऑर्डर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि सोहन एंड रोहन कंटिन्यू टू द बिजनेस इन द फर्म्स, कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म्स नेम, कह रहे कि जय के बाद भी वो लोग बिजनेस चलाते रहे उसी के नाम पे। फिर क्या हुआ कि वो लोग नोटिस नहीं दिए पब्लिक को, पब्लिक को नोटिस नहीं दिया, मतलब वो भी पार्टनर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एंड कंपनी डिलीवर द फर्नीचर, बाद में जो है वो सामने वाली कंपनी डिलीवर कर दी, लेकिन द फैक्ट ऑफ जयस डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड, डिलीवरी के टाइम पे सामने वाली जो सप्लायर थी उसको पता था कि जय जो है एक पार्टनर मर गया है। आपके उसके बाद क्या हुआ कि सारे इंसॉल्वेंट हो गए और पैसे नहीं दे पाए, तो सामने वाला केस कर दिया सप्लायर जब केस किया तो बताइए कि क्या जय का प्राइवेट एसेट भी लायबल है? देखिए जब कोई मर जाता है तो उसका लायबिलिटी वहाँ से खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी जान भी रही थी कि वो नहीं है, तो वो लायबल नहीं होगा, वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट तक ही लायबल होगा। आगे देखिए, मोनी एंड टोनी दो पार्टनर्स हैं, सोनी को वो लोग एडमिट किए पार्टनरशिप में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। ट्रेडिशन है कि सारे पार्टनर्स जो है वो मंथली रेम्यूनरेशन इतना लेंगे, बट नो एक्सप्रेस, कोई रिटेन तो वहाँ पे लिखा नहीं था, कोई रिटेन डीड नहीं था। एडमिशन ऑफ सोनी के जैसे ही एडमिशन किया मोनी टोनी जो है अपना सैलरी ले रहे थे, लेकिन वो सैलरी किसको नहीं दे रहे थे? सोनी को। ठीक है, सैलरी नहीं दे रहे थे, वो क्लेम किया, लेकिन सामने वाले जो है वो डिनाई करते कि नहीं देंगे। वो बोल रहे कि यहाँ पे लिखित में थोड़े कि हम तुमको देंगे, तो बताइए लिखित में कि क्या सोनी कैन क्लेम रेम्यूनरेशन। तो देखिए जैसे पार्टनरशिप बना हुआ है उस हिसाब से अब वो क्लेम कर पाएगा, क्योंकि वो भी एक पार्टनर है और 20,000 क्योंकि लिखा गया कि सारे पार्टनर्स ऑल एक्टिव पार्टनर्स कैरी करेंगे, तो अगर वो इंगेज है डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्किंग बिजनेस में, तो वो इस चीज़ को क्लेम कर पाएगा। खैर आगे देखते हैं, एमएक्स क्या है? एमएस एंड XYZ कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है। द फर्म इज रजिस्टर्ड नहीं है। द फर्म हैज परचेज सम आयरन रोड्स, अनरजिस्टर्ड है, तो समझ जाइए सामने वाला इस पर केस कर सकता है और ये केस नहीं कर पाएगा किसी पे भी। आयरन रोड परचेज किया किससे? MLN कंपनी से, वो भी सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड कंपनी है और बाद में पैसा उसे नहीं दे पाया टाइम पर, तो क्या हुआ? डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड डे पे नहीं दिया। MLN कंपनी हैज फाइल्ड, सामने वाला केस कर दिया XYZ पे फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, तो बोल रहा है कि क्या रिकवरी कर पाएगा? वेदर MLN कंपनी कैन फाइल सूट अगेंस्ट, बिल्कुल सूट कर सकता है। आगे देखते हैं, व्हाट वुड यू आंसर इन केस XYZ कंपनी इज रजिस्टर्ड फर्म वाइल MS कंपनी इज अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड फर्म रहता तो अनरजिस्टर्ड वाला तो केस कर ही नहीं पाता रजिस्टर्ड पे। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस XYZ इज ए कंपनी इज एन अनरजिस्टर्ड वाइल MN कंपनी इज रजिस्टर्ड, तो वही बात है कि रजिस्टर्ड कंपनी अगर होती तो जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो केस कर पाती अनरजिस्टर्ड वाले पे, और अनरजिस्टर्ड वाला सामने वाले पे केस नहीं कर पाती। और ये LLP का कुछ फीचर्स जिसमें आपको बताना है कि कैसे वो बेनिफिट्स देती है LLP को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड नहीं होती है, और कंपनी का भी इसमें फीचर्स है परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्ग टर्म तक चलती है, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है। तो ये चीज़ें लिखना था LLP के बारे में। अगला देखिए कि कोई कंपनी है उसमें मेंबर्स है 220, ठीक है, 25 मेंबर जो है वो एम्प्लॉय हैं, तो आपको पता है कि एम्प्लॉय को हम कंपनी के मेंबर्स में नहीं काउंट करते हैं। उनको शेयर्स अलॉट किया गया था जो कि विच वेयर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016 को वो लोग सेल भी कर दिए थे, ठीक है, खत्म बात हो गया। आफ्टर सम टाइम 1 दिसंबर 2016 को क्या हुआ? ईच ऑफ दोज 25 मेंबर्स एक्वायर शेयर्स इन द जगन्नाथ लिमिटेड एंड दे आर होल्डिंग टिल डेथ। नाउ कंपनी वांट टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम 200 चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, कम ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय जो है वो काउंट नहीं होते, ठीक है, तो लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर, क्या उसको रिड्यूस करने की जरूरत है? तो देखिए 220 तो थे, वो 25 जैसे घट गए 195, फिर से 25 आ गए। एम्प्लॉय को तो कभी काउंट नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसको करने की। आगे देखिए, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ एवर 25 मेंबर एम्प्लॉय इन जगन्नाथ ऑयल्स
एम्प्लॉय लिमिटेड फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से 2017 तक अगर वो एम्प्लॉय ही होते तो क्या होता, उनको काउंट नहीं किया जाता, रेड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं होते तो रेड्यूस नंबर करना पड़ता। 220 है तो उसमें तो रेड्यूस करना ही पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब साफ था कि अगर वो एम्प्लॉय रहेंगे जब जिस टाइम तक, ऊपर देख लीजिएगा टाइम पीरियड, तो उस टाइम तक वो काउंट नहीं होगा मेंबर, और 195 तक नंबर रहेगा। यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको नंबर घटाने की प्राइवेट में बदलने के लिए। लेकिन अगर वो वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है तब उसको ज़रूरत है घटाने की। आगे ये ABC जो है वो डिसाइड करते हैं एक नया क्लब बनाने के लिए, जिनका ऑब्जेक्ट है वेलफेयर ऑफ क्रिश्चियनिटी। NPO की बात कर देते, प्लान टू चैरिटेबल वो काम करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, द कंपनी ऑब्टेन्ड सेक्शन, ये भी मिल गया उनको कि आप लाइसेंस है NPO आप चलाइए। लेकिन ABC कंपनी क्या किया कि वायलेट कर दिया ऑब्जेक्टिव को, यानी कि फ्री में जो उनको काम करना था, और मतलब वायलेट कर दिया सब कुछ। हो सकता है प्रॉफिट शेयर करने का सोच लिया हो। तो बोला कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT से इंगेज करेगी और लाइसेंस को रद्द कर देगी कि NPO नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अनफेयर प्रैक्टिस अगर आप NPO में करते हैं, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका NPO का लाइसेंस छीन लिया जाएगा। तो NCLT से कंसल्ट करके गवर्नमेंट इसका लाइसेंस खत्म कर देगी और इसको सेम कंपनी आगे जो होती है प्राइवेट कंपनी या फिर कुछ और, उस कंपनी में इसको इंगेज करवा देगी। आगे देखिए कि एम्प्लॉय है मिस्टर करण, जो कि साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद हिज employer company ABC Limited that he will not solicit the customer after leaving the एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दी कंपनी। वो कंपनी के साथ साइन करता है कि मैं जैसे कंपनी छोड़ूंगा, मैं आगे जाकर कस्टमर को किसी को भी एक्सप्लॉइट मतलब कंपनी के खिलाफ नहीं करूंगा। बाद में क्या होता है कि करण साहब जैसे ही कंपनी छोड़ते हैं, कंपनी स्टार्ट कर देते हैं और कस्टमर को सोलिसाइट करने लगते हैं फॉर हिज कि मेरे बिजनेस में आओ, उस कंपनी में मैं था नहीं था, ये वो मतलब वो करने लगे। तो क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड केस कर देती है करण पे कि तुम ऐसे कि देखिए वो बोला था कि हम सोलिसाइट नहीं करेंगे, वो सोलिसाइट कर रहा है। तो सामने वाला करण बोला कि देखिए कॉर्पोरेट विल थ्योरी है, मैं कंपनी से अलग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड हिज कंपनी एंड ही शुड नॉट बी पर्सनली लायबल हेल्ड फॉर दिस। तो देखिए और पूछ क्या रहा है कि एडवाइस एज टू द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एंड व्हेन द विल कैन बी लिमिटेड। देखिए कॉर्पोरेट विल तो है जो कहता है कि कंपनी और मेंबर दोनों अलग हैं, यानी कि ये भाई साहब हैं, ये अलग हैं, ये लायबल नहीं होंगे। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पे अगर आपका ये कंटेंशन है, आपका ये इंटेंशन है कि बिजनेस को किसी को सोलिसाइट करना, कुछ बिजनेस को हट करने की कोशिश, तो वहाँ पे जो है कॉर्पोरेट विल थ्योरी उठ जाएगा। अगर आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें या इलीगल या फिर डिफीट टू लॉ, ये सब के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जो है वो कॉर्पोरेट विल हट जाएगा और आप लायबल हो जाएंगे। अब देखिए मिस्टर मूर्ति जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं मनाली में अपनी पत्नी के साथ। फिर क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण बस में ड्राइवर को बस रोकना पड़ता है और उन लोग को रात में ही उतर के बेचारों को पैदल चलना पड़ता है। बोलता है गाड़ी वाला कि ठीक है आप थोड़े डिस्टेंस पे जाइए, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है रहने की। तो एक मिस्टर मूर्ति थे उसी बस में से, वो बेचारे अपनी पत्नी को ले जा रहे थे, तो उसको कोल्ड हो गया, बीमार पड़ गई बेचारी, क्योंकि रात में चलना पड़ा और ठंडी रात थी। मिस्टर मूर्ति साहब केस कर दिए वो बस वाले पे और बोले कि मुझे क्लेम चाहिए। क्या क्या क्लेम चाहिए? मुझे पर्सनल इनकन्वीनियंस का चाहिए, जो कि सच में हुआ, होटल चार्जेज क्योंकि होटल में वो जाकर रुके थे, मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छा ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फॉर हिज वाइफ। तो बोल रहा है कि क्या वो ऐसा कंपेंसेशन ले पाएंगे? तो देखिए इनकन्वीनियंस के लिए लेंगे, क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या टिकट ले रहे हैं तो आपको पता है कि आप कन्वीनियंटली पहुंचना चाहिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होती है तो बस वाला बियर करेगा, तो यहाँ पे इसको भी क्लेम कर पाएंगे भाई साहब। होटल चार्जेज, बस वाले के कारण ही उनको होटल में जाकर रहना पड़ा, प्रॉब्लम हुआ तो होटल चार्ज भी। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बस के कारण बस वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करा तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का भी वो एक्सपेंसेस बियर करके, नहीं, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली अराइज होती है, नेचुरल कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है, तो उसका वो क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि बाकी के ये दोनों क्लेम वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों नेचुरली अराइज प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए रोहन भाई साहब OPC क्रिएट किए हैं और मेमोरेंडम ऑफ OPC कहता है कि ब्रदर विनोद एज नॉमिनी, उनका भाई जो है वो OPC में नॉमिनी है, ठीक है। विनोद स्टार्ट किया अपना बिजनेस अब्रॉड में और परमानेंटली उसको इंडिया छोड़ के जाना है। तो इस फैक्ट से क्या किया विनोद, अपना जो है वो कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो टेकिंग इन कंसिडरेशन द प्रोविजन, बताइए इट इज मैंडेटरी फॉर विनोद टू विड्रॉ हिज नॉमिनेशन। देखिए कोई भी अगर आप परमानेंटली जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं, 120 डेज से ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं किया, तो अगर आप बाहर जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, तो परमानेंटली विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैन रोहन मेक 17 ईयर ओल्ड एज सन, तो देखिए नॉमिनी तो हो सकता है कोई भी, लेकिन नॉमिनी माइनर नहीं हो सकता। ये भी एक केस था यहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन कैन रोहन मेक इट 17 ईयर ओल्ड सन एज नॉमिनी इन सच केसेस फॉर अ टाइम पॉसिबल। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। दोनों को ट्रीट किया जाता है कैसे कैसे कि मान लीजिए कि कभी हम कंडीशन को ट्रीट खुद से मान लिए, वेव कर लिए खुद से, या अनसेपरेबल गुड्स था या उसको हम सेल कर चुके थे, ये सारे केसेस में क्या होता है ब्रीच ऑफ वारंटी
ही माना जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जिसमें पूछ रहा है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एग्जांपल बताइए, कुछ उसका रूल्स बताइए, क्या क्या है एलएलपी का रूल्स बताइए, और क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स बताइए कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फ्रॉड का केस होगा कि नहीं होगा, अगर सामने वाला जो है वो जानबूझकर गलती किया है, अगर वो हिडन है उसके पास कुछ फैक्ट, तो वो लायबल होगा, नहीं हिडन है तो लायबल नहीं होगा। अगर आप चुपचाप रह गए तो आप लायबल हो जाएंगे। अगर ड्यूटी ऑफ टू स्पीक था तो आपको बोलना चाहिए था, अगर नहीं था तो नहीं बोलेंगे आप। इससे रिलेटेड था। फिर अनपेड सेलर के कुछ राइट्स की बात किया। फिर अगले क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात किया। आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेल की तरह कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला जो है आपको प्रॉफिट तक ही लायबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग ही वो ले सकता है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेल की बात कर रहा है कि 100 बैग सेल करना था सामने वाले को, डिलीवरी ऑफ द पेमेंट बाद मेड इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, 3 महीने के बाद होना था। सोहन गेट कस्टमर विक्रम इन हिज शॉप हु इज रेडी टू हायर प्राइस फॉर वीट। सोहन सेल्स द गुड्स ऑफ विनोद अलाइंग द कस्टमर टू विक्रम। विक्रम हैज़ नो नॉलेज दैट सोहन इज द ओनर। तो जिसको नॉलेज नहीं तो गुड फेथ में वो परचेज कर लेता है, तो सही चीज़ है। अब क्या होता है कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एबीसी लिमिटेड जो है सेल परचेज करती है आयरन, ये सब की उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो मेंशन था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बाद में क्या होता है कि फिनेंशियल रिलेटेड वर्क भी काम करने लगते हैं, कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है कि अल्ट्रा वायर्स है। तो अब बताइए कि अल्ट्रा वायर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कंसेक्वेंसेज जो होते हैं वो बताइए, कंपनी लायबल नहीं होती है, ये सब बताइए कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ना होता है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या एंटीसिपेटरी इम्पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने के लायक था लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ। इफेक्ट क्या होता है, ब्रीच हो सकता है, परफॉर्म नहीं हो सकता, सामने वाली क्लेम कर सकते हैं अगर आपने कोई एडवांटेज लिया हो तो। अब ये देखिए, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स शुड बी ऑब्जर्व बाय द पार्टनर इन सेटलिंग द अकाउंट्स। ये तो अकाउंट सेटल करने के लिए क्या क्या एग्रीमेंट होनी चाहिए उसके बारे में पार्टनरशिप से पूछ रहा है। राज जो है वो फॉर्म 50,000 के कैपिटल के साथ ये सब कुछ कंपनी का ही डिवेंचर इशू किया ही डॉक्टर्स इतना इतना। देखिए इसमें साफ क्वेश्चन था कि एक सामने वाला बिजनेस फॉर्म किया, ठीक है, तो बिजनेस जब वो कंपनी फॉर्म किया तो कंपनी के बाद वो जो है सिक्योर डिवेंचर था और बाकी सारे अनसिक्योर डिवेंचर से, तो बिजनेस बंद हुआ तो 6,000 क्लेम करना चाहता है क्योंकि वो सिक्योर डिवेंचर था, तो उसको मिल जाना चाहिए, बाकी अनसिक्योर डिवेंचर से तुमको नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए ये पिछले साल का जून 2022 का क्वेश्चन पूरा मैं लेकर आ गया हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना दो क्वेश्चन जरूर इससे पूछ लिए जाएंगे। जिसमें ये था कि क्लासिकल डांसर थी, उसको जो है डांस करने के लिए शीतल में आना था, 60 डांस परफॉर्मेंस था उसको करना था और उसको मिलेगा 10,000, लेकिन एक बार वो एब्सेंट हो गई तो बोल रहा है कि क्या उसके पास सामने वाले के पास टर्मिनेट करने की परमिशन है। बिल्कुल है, अगर सामने वाला परफॉर्म नहीं किया तो एक पार्टी उसको टर्मिनेट कर सकती है। अगर मैनेजमेंट उसको कह देगा कि ठीक है आप अभी भी आकर परफॉर्म करिए, कैन द मैनेजमेंट स्टिल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते नहीं। जब आप बुला लेते उसको कि नहीं अब आप आइए परफॉर्म करिए और वो कर देती तब आप रिसाइन नहीं कर पाते। क्या विद्या मंदिर डैमेजेस क्लेम कर सकती है? हाँ कर सकती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हुआ है उनको, डांस करने नहीं आई कुछ दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किस चीज़ से है, ये आपका हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी का है, ठीक है, जो मैनेजिंग पावर को कहता है कि तुम लोन ले सकते हो बाहर से। डायरेक्टर एक गया 18 लाख बाहर से ले लिया क्विक फिनेंस से, बाद में क्या हुआ कंपनी पता बताती है कि नहीं 18 लाख के लिए ये लायबल नहीं था, इतना वो नहीं ले सकता था, तो बोल रहा है कि अब कंपनी में पैसे नहीं दूंगा क्योंकि हमारा ये जो डायरेक्टर को जिसको आप 18 लाख रुपए दिए हैं 18 लाख इसको लेने का पावर ही नहीं था। तो बोल रहा है कि क्या आरना लिमिटेड, सही बोले, देखिए आरना लिमिटेड जो है यहाँ पे केस आ जाएगा, वो क्या था टर्कवान रूल वाला, ब्रिटिश बैंक वाला। तो यहाँ पे बोल देगा कि देखिए इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग किसको कितना पावर दिया गया, सामने वाली पार्टी बिना जाने ही पैसे दे सकती है और कंपनी लायबल हो जाएगी। कंपनी जो बोल रही है कि मैं नहीं दूंगा, कंपनी को देना पड़ेगा। क्यों? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सामने वाला अगर पार्टी पढ़ लेता, आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तब तो कंपनी लायबल नहीं होती, लेकिन क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम है कि कितना प्रॉब्लम, कितना अथॉरिटी दिया गया है डायरेक्टर को, 18 लाख का दिया गया है कि नहीं, ये सब सामने वाला नहीं जान रहा था, कंपनी लायबल हो सकती है। कंसिक्वेंसेज क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर। देखिए आफ्टर मेकिंग द, अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सुना हुआ है, अभी रिसाइन कर सकते हैं, कोई डैमेजेस क्लेम करने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी सेल कर सकते हैं एज ए सेलर। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आप कुछ ब्रीच करते हैं तो आपको बायर को जो है वो एक्सपेंसेस भी बियर करना पड़ सकता है। जनरल रूल ये देखिए कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन कुछ कुछ वैलिड है एग्रीमेंट, उसको एक्सप्लेन करना था क्या क्या एग्रीमेंट है जो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना था। मैरिज मैरिज वाला जो दिया है,
अब देखिए एक्सप्लेन इनकॉर्पोरेशन बाय LLP के रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लिख दीजिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। सिंपली बता देता हूँ, पहले नेम रिजर्व होगा। क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स आएंगे, एक डेजिनेटेड पार्टनर्स को डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे पूरा डिटेल उटेल अपना नाम एड्रेस सब कुछ लेकर ROC के पास, ROC उसको चेक करेगी, सब कुछ चेक करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी और सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो लिमिटेड हो जाएगा और LLP स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, जो फिक्स पीरियड के लिए होता है उसे क्या कहते हैं। सिंपली वो क्वेश्चन है कि फिक्स पीरियड के लिए क्या होता है। पार्टनरशिप जो कि फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है और आफ्टर अ टाइम वो खत्म हो जाता है, उसे पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड कहते हैं। क्या माइनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म में आ सकता है, देखिए वो आ सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ सकता है, ना कि जो है वो एज यूजुअल पार्टनर्स की तरह आ सकता है और सारी चीज़ें वो वियर कर सकता है। राइट पूछ रहा है, प्ली मैन्योरिटी करेगा उस पर केस नहीं हो पाएगा, वो किसी पे केस कर पाएगा, ठीक है। बुक्स, मेजर बुक्स वो इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये देखिए सृष्टि वाला केस में क्या बोल रहा है, रिकवरिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है। देखिए सृष्टि एक माइनर है, फॉल्सरी वो अपना गलती से अपना उम्र ज़्यादा बता देती है और एग्रीमेंट कर लेती है और लैपटॉप ले लेती है, ठीक है। खुद तो माइनर है लेकिन लैपटॉप ले लिए, यानी कि नेसेसरी चीज़ ले ली। फिर क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट अमाउंट 60,000 का, ठीक है, 1 अगस्त को। बाद में वो प्रॉमिस की कि मैं जो ड्यू अमाउंट 16% इंटरेस्ट के साथ आपको दे दूंगी। बाद में क्या होता है, वो एबल नहीं थी पैसे देने के लिए, उसके पिता जो आए वो मतलब वो क्या बोली कि सी टोल्ड, वो बताई कि अगर वो नहीं दे पाई तो उसके पिताजी देंगे। फिर क्या हुआ, 1 साल के बाद सृष्टि को कहा गया कि ठीक है तुम पैसे दो बेटा, वो पैसे नहीं दी और बोली कि वो माइनर है और आपने इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गलत किया और आप कुछ भी पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सी विल बी एन एडल्ट ऑन 1 जनवरी 2024। अब 2024 में वो जो है वो एडल्ट हो जाएगी। तो बोले कि क्या मिस्टर गुप्ता केस उस पर कर रहे हैं पैसे के लिए कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए नेसेसिटी सप्लाइड के लिए सामने वाला जो है वो ले सकता है, लेकिन अगर आप केस कर रहे हैं माइनर पे अमाउंट विद इंटरेस्ट तो वो चीज़ आप रिकवर नहीं कर सकते। नेसेसरी चीज़ें आप रिकवर कर सकते बाई फाइलिंग इन राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरी आउटस्टैंडिंग। कह रहा है कि क्या मिस्टर गुप्ता सक्सीड हो जाएंगे अगर वो केस फाइल करते मिस्टर राम। अगर मिस्टर राम वहाँ पे होते उन पे केस कर सकते, बिल्कुल पेरेंट्स से जो है वो क्लेम किया जा सकता था बाई फाइलिंग, लेकिन ये तो माइनर के साथ आप किए हैं तो वॉइड हैव एन इश्यू हो गया। बाई फाइलिंग केस अगेंस्ट सृष्टि माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। अब आफ्टर सी अटेंस मेट्रिक, देखिए अब मैच्योर हो जाती, फिर भी आप साइन तो किए थे माइनर के ही साथ। व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस, क्या होते हैं, अंडर सेल बाई सैंपल, सैंपल से ही सेल करना है, उसी की तरह देना है, मर्चेंट क्वालिटी देना, अगर नहीं दे पाए तो आप एज ए सेलर आप लायबल हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन फॉर कभी मिस्टर ABC है, MS ABC एसोसिएट है, पार्टनरशिप फर्म है सिंस 1990, ठीक है। बाद में क्या होता है कि मिस्टर ABC पार्टनर्स हैं उसके, ये जो है सीनियर पार्टनर है, 78 साल उम्र हो रहा है, वो अपना ट्रांसफर शेयर कर देता है अपने बेटे प्रतीक को जो कि चार्टेड अकाउंटेंट था। मिस्टर B और C जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि मिस्टर प्रतीक जो है वो बिजनेस में आए। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मिस्टर प्रतीक फेल्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर डिस्प्लेइंग ओनली स्मॉल अमाउंट। बाद में उसको देखा उसके बेटे को कि स्मॉल अमाउंट ही दिखाया दे रहे हैं जबकि टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर क्या होता है कि वो चाहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ वो चेक करें जो कि उनके इंटाइटलमेंट के अंदर आता है एज ए ट्रांसफरी। फिर बोलता है कि हाउ एवर द पार्टनर बोलते हैं कि तुम चेक नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि क्या मिस्टर प्रतीक भी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्टनर इफ हिज फादर वांट टू गेट। देखिए पार्टनर से अगर उसके पापा चले गए, रिटायर्ड हो गए, तो वो तो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सामने वाले दोनों पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए, एग्रीमेंट पे वो बन जाएगा। और हेल्प देम टू रिजॉल्व आल्सो एडवाइज रिजॉल्व द इशू अप्लाइंग नेसेसरी प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या होगा कि सामने वाला जो है बुक्स चेक भी कर सकता था, कुछ बुक्स ये चेक भी कर सकता, माइनर तो है नहीं, ये तो है मेजर, तो वो चेक कर सकता था सब कुछ, और बाकी दो पार्टनर्स नहीं रोक सकते। अगर रोकना था तो वो एडमिट ही नहीं होने देते। देखिए सोनल जो है वो एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है, सेल्स गर्ल से पूछती है कि एक डायमंड बैंगल दो विद रूबी स्टोन्स, ठीक है, रूबी स्टोन्स के साथ। रुक जाइए, कलर अब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ज्वेलर था वो बोला कि ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ डिजाइन ऑफ डायमंड बैंगल बट विद द रेड स्टोन्स, इफ शी चूजेज फॉर हर सेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड बैंगल विद रेड स्टोन दे विल रिप्लेस रेड स्टोन्स विद रूबी स्टोन। बोल रहे थे कि रूबी स्टोन की जगह पे रेड स्टोन दे देंगे, ठीक है। बट रूबी स्टोन्स दे विल चार्ज, कि अगला जो स्टोन वो देंगे उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। सोनल क्या करती है, सेलेक्ट कर देती है एक सेट को और कहती है कि ठीक है मान लेते हैं, ये लीजिए पैसे, वो पैसा दे देती है एक्स्ट्रा फॉर रूबी स्टोन के लिए एक्स्ट्रा दे दी। ज्वेलर जो है रिक्वेस्ट करता है कि 1 हफ्ते के बाद आइए, आपको बनाकर हम दे देंगे जो भी आप चाहते हैं वैसा। तो ठीक है, 1 वीक के जैसे ही वो आती है तो उसे पता चलता है कि डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब है और वो जो है वो टर्मिनेट करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को। बट सामने वाला जो है वो डिनाई कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। सेलर बोलता है, तो पूछ रहा है कि सोनल रिकवर कर सकते हैं अमाउंट फ्रॉम ज्वेलर। देखिए एडवांस जो दिए वो तो रिकवर आराम से कर लेगी, क्योंकि एडवांस भी पे करती है, हम लोग देख लिए।
क्यों रिकवर कर पाएगी? क्योंकि वो स्पेशली उस चीज़ को दिखा चुकी थी, तो सामने वाले को एज पर डिस्क्रिप्शन सैंपल ही देनी चाहिए। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द सेम? देखिए, अब एक्स्ट्रा कॉस्ट कहेगा कि चार्ज करूंगा और मैं तब रिटर्न लूँगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा चार्ज थोड़े लगेगा भाई, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, तुम अगर गलत प्रोवाइड किए हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। सेवियर टेम्पटर वाला यह केस था। अगला देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर के बारे में लिखना था, क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो जाते। तो अल्ट्रा वायर होता है तो सामने वाली कंपनी के पास आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाली पार्टी कहेगी कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, मेमोरेंडम एसोसिएशन पढ़ के आइए। अब दोनों तो कंपनी यहाँ पे बच जाती है। अब ये देखिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है आर प्री एस्टिमेटेड कंपेंसेशन ऑफ डैमेजेस। देखिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है कि सिर्फ कंपेंसेशन के लिए आप इस चीज़ से नहीं कंपेयर कर सकते कि पेनाल्टी हो जाए, यानी बड़ा अमाउंट हो जाए। तो ये छोटा अमाउंट होता है जो नेचुरली आपके पास प्रॉब्लम हुई उसी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। नेचुरली और प्रॉब्लम डैमेजेस को ही क्लेम कर पाएंगे, बड़ा अमाउंट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार बताना था। आगे आइए कि कोर्ट कैसे कैसे पार्टनरशिप को डिजोल्व कर सकती है। तो आपको पता है, अगर सारे अनसाउंड हो गए, अनसाउंड तो कर देगी। अगर कंप्लीटली लॉस में चले बिजनेस तो कर देगी बिजनेस बंद। अगर इलीगल धंधे के लिए चल रहे हैं तो बिजनेस बंद कर सकती है। ये सारे केसेस हैं। अब देखिए क्या होता है कि मिस्टर ए की इंडियन सिटीजन है, वो स्टे किए हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में 130 दिन के लिए, यानी कि ये हो गए हमारे क्या रेसिडेंसी 120 दिन ही चाहता है। ही अपॉइंटेड मिस्टर एस अ फॉरेन सिटीजन एज हिज नॉमिनी। अच्छा, फॉरेन who has stayed in India for 125 days during the intermediate preceding year, is Mr. RB to be incorporated as OPC? If yes, can give the name of S in the memorandum of association। तो ये सारी जो है वो OPC के केस था जिसमें वो दे सकते हैं नहीं। अगला ये OPC हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीटली आप समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। एक वाई डिवोटी है, वो डिनोट करना चाहते हैं अपना एलिफेंट को, टेम्पल को। बाद में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किए एक्स के साथ, जो कि सेल करना चाहता है एलिफेंट। एक्स से वो सेल लेते और बेच इधर दे देते मंदिर में। फिर क्या हुआ कि एक्स मिस्टर वाई टू सेल हिज एलिफेंट फॉर 20 लाख। अच्छा, बोथ वेयर अनअवेयर विद एलिफेंट वाज डेड, लेकिन दोनों अनअवेयर थे कि एलिफेंट मर चुका है। तो बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि इट इज ए वॉइड और वॉइडेबल। देखिए, ये तो वॉइड हो गया ना भाई, जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट का, हाथ ही नहीं रहा तो बिकेगा कौन चीज। आगे एक स्टूडेंट था विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू। टीचर बोला कि तो अपना ब्रांड न्यू कार बेच दो, ठीक है, जितना परचेज प्राइस था उससे कम में। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा मार्क्स दूंगा, हमको दे दो कम दाम में। तो बेचारा बेच दिया, दे दिया बेचारा। लेकिन बाद में उसके पिताजी केस कर दिए, किस पे? टीचर पे। तो क्या स्टूडेंट जो है वो केस कर सकते? बिल्कुल केस कर सकते हैं। अंडी इन्फ्लुएंस वाला केस आ गया, जिसमें अगर आप किसी अपना पोजीशन का यूज करके सामने वाले को अगर आप थ्रीट कर रहे हैं, पोजीशन मास्टर साहब पोजीशन का यूज किया, वो मास्टर है, सामने वाला स्टूडेंट है, मार्क्स का लोभ दे दिए, तो इसमें क्या होगा, वो लायबल टीचर साहब हो जाएंगे। आगे देखिए, गिव द सर्कमस्टेंसेस टू बी विंडिक्टिव और एक्सप्लेनरी डैमेजेज में बी अवॉर्डेड फॉर। देखिए, विंडिक्टिव और एक्सप्लेनरी डैमेजेज भी मिल सकता है। कब? जब एक्चुअली में नेचुरली वो चीज़ हुआ है, आपको प्रॉब्लम हुआ है किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो चीज़ लिखा हुआ था कि हाँ ये चीज़ें अगर आप डैमेजेस करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डाला हुआ, तो उस चीज़ को क्लेम किया जाएगा। विंडिक्टिव डैमेजेस मतलब सिंपली जो डैमेजेस जो है नेचुरली आपको स्पेशली हर्ट किया हो। आगे देखिए, करण एग्री किया है परस्यूट विडन टेबल फॉर हिज स्टडी। किससे? एक्स से। टेबल गुड कंडीशन में था, वो 20,000 रुपये दे दिया, बाद में पता चला कि उसका एक लोग टूटे हुआ था, तो करंट रिटर्न कर सकता है, पैसा क्लेम कर सकता है। आ गया ये, व्हाट विल द राइट ऑफ द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केस। प्रोमिसर के पास क्या राइट होगा? मिस्टर एक प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। अरे भाई, ये कौन सा राइट हो गया भाई? राइट ऑफ द प्रोमिसर, एक्स प्रॉमिस, ये तो इल्यूजरी हो गया ना। तो ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होता नहीं कि तुम वाई का जीवन वापस ला दोगे। आगे देखिए, एग्रीज टू सेल 50 kg एप्पल टू बी, लोड हो गया ट्रक पे, और बाद में एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे वॉइड हो गया। व्हाट विल द राइट्स विद द प्रोमिसर। प्रोमिसर के पास क्या राइट है? वो ब्रीच भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है। एन आर्टिस्ट प्रोमिस टू पेंट फॉर फिक्स्ड पीरियड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, लेकिन वो बेचारा खुद ही मर गया, कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो गया, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी परफॉर्म करने की। अभिषेक के कॉन्ट्रैक्ट में आया कि टॉय इंपोर्ट करेगा, कहाँ से? चाइना से, लेकिन डिस्टर्बेंस हो गया चाइना के साथ, बहुत कंट्री के साथ, और इंपोर्ट नहीं हो पाया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, तो कुछ भी डैमेजेस यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है, वॉइड हो गया। माइनर जो है कंपटीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो बच जाता है और अदर पार्टी को वो बाउंड कर देता है, तो हाँ, प्ली मेन्योटिस राइट्स ऑफ यहाँ पे माइनर आप लिख सकते हैं कि क्या क्या उसके राइट्स है। सी जो है, खरीद के लाया क्या? बर्न फ्रॉम अ बेकर शॉप, ठीक है, बोन खरीद कर लाया है। द पीस ऑफ बोन कंटेन्ड अ स्टोन इन इट विच ब्रोक सीज टूथ। अब जैसे इसी बेचारा बोन खरीदा, उसको खा रहा था, दांत ही टूट गया। कि राइट इसके पास क्या है? राइट्स है इसके पास कि वो जाके वहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो भी उसको एक्चुअली में लॉस हुआ है वो चीज़ क्लेम कर पाएगा। प्लस क्योंकि एक सेलर की रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी डेंजरस चीज़ को डिस्क्लोज करने का, तो इसलिए भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बी कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाई 50 चेयर्स
50 चेयर्स के लिए, ठीक है। 25 चेयर तो डिलीवर कर दिया गया और 25 चेयर अदर टाइप का डिलीवर किया गया। अच्छा, उल्टा टाइप। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए अगेंस्ट बी। देखिए, जिस चीज़ को वो अगर दोनों को एक्सेप्ट करता है तो पेमेंट तो दोनों के लिए करना पड़ेगा, लेकिन जो उसको क्वालिटी वाला नहीं है तो उसको वो रिटर्न भी कर सकता है या उसके लिए वो रब गिर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है कि मुझको प्रॉब्लम हुआ है। अंकित जो है नीड्स अ ब्लैक पेन फॉर हिज एग्जाम। सीए के एग्जाम में ब्लैक पेन ही अलाउ रहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ही वेंट टू अ नियर बाई स्टेशनरी एंड टोल्ड द सेलर फॉर अ ब्लैक पेन। सेलर गिव्स हिम अ पेन सेइंग दैट इट इज अ ब्लैक पेन बट इट वाज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द पैकेट दैट इट वाज ब्लू इंक। सेलर तो बोल दिया कि लो भाई ब्लू, लेकिन उस पर साफ लिखा हुआ था कि, बोल दिया कि ब्लैक है, लेकिन उस पर साफ लिखा था कि ब्लू कलम है। अब भाई साहब चल गए ब्लू कलम लेकर सीए का एग्जाम देने। आगे क्या होता है कि अंकित इस चीज़ को नहीं देखता है, जबकि ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना सैंपल देकर उसे मैच भी करे। आफ्टर रीचिंग हिज हाउस अंकित को पता चलता है कि तो ब्लू कलम है, फिर वो रिटर्न करना चाहता है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपको वहाँ पे मैच करना चाहिए था। आगे आइए, सभी टेम्पटर वाला यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। आकाश क्या है, आकांश वाह, परचेज टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल से किया है, जो कि ओनर है गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक का। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऑन द कंडीशन दैट द फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट्स क्वालिटी, कि 3 दिन तक चेक करेगा क्वालिटी और बाद में पे कर देगा आपके पास या फिर रिटर्न कर देगा। ऑन वन डे द टेलीविजन सेट वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक आया और टीवी खत्म, तो इसके पास रिस्क, किसके पास, जिसके पास रिस्क, जिसके पास जिसके पास रिस्क, हाँ, जिसके पास ऑनरशिप उसी के पास रिस्क। तो ऑनरशिप अभी ट्रांसफर हुआ नहीं, 3 दिन के बाद होता, तो ऑनरशिप उसके पास, सेलर के पास, तो सेलर लायबल, बात खत्म। कौन लायबल, कौन बियर करेगा लॉसेस, सेलर। अनपेड सेलर जो है राइट ऑफ लीन कब यूज कर सकता है, राइट ऑफ लीन तब कर सकता है इसके पास गुड्स का पोजेशन हो, सामने वाला बायर पार्टी उसको नहीं दे रहा हो। कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इवन विद द प्रॉपर्टी इन गुड्स एट पास, नहीं, जब गुड्स जो है साल चला जाता है यहाँ से, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ऑनरशिप चला गया, ठीक है, ऑनरशिप चला गया लेकिन लीन यहीं पे, पोजेशन यहाँ पे, तो वो बिल्कुल ही एक्सरसाइज कर सकता है। वेन सच राइट इज टर्मिनेटेड, राइट तभी टर्मिनेट हो जैसे ही गुड्स या फिर जो सामान था वो यहाँ से चला जाता है इसके पास से ट्रांजिट में, तब हो जाता है। कैन एक्सरसाइज राइट आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री ऑफ प्राइस, कैन एक्सरसाइज हिज राइट आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। ऐसे नो पूछ रहा था। मोहन, सोहन, रोहन 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में। बोहन को वो लोग लाए हैं, बोहन को इंटाइटल नहीं है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्रेडिटर करण फाइल किया केस बोहन पे कि मेरा जो डेट है कंपनी तुम्हारे फर्म में वो मेरा दो, कंपनी जो है, ठीक है। बोहन डिनाइड कर दिया कि मैं जो एक नॉर्मल पार्टनर हूँ और मैं लायबल नहीं होगा फॉर द डेट ऑफ द फर्म, और करण शुड क्लेम हिज ड्यूज फ्रॉम अदर पार्टनर्स। कह रहा है कि 3 पार्टनर्स थे, सामने वाला एक आया जो कि बेचारा को प्रॉफिट के लिए इंटाइटल नहीं था, लेकिन क्रेडिटर जब वो केस किया है, देखिए अगर आप लायबल हैं नहीं, अगर एक्टिवली आप वहाँ पे काम करते हैं बिजनेस में, तो आप भी लायबल माने जाएंगे। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, क्योंकि कुछ लोग नॉमिनल पार्टनर्स भी तो हैं, सिर्फ नाम देकर वहाँ पे पार्टनर बनते हैं, यहाँ पे भले ही प्रॉफिट में उनका शेयर नहीं, लेकिन नॉमिनल पार्टनर्स भी लायबल होते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर है तो लायबल हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें भी आगे आते हैं। ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं एबीसी कंपनी में, डिसाइडेड टू परचेज अ मशीन फ्रॉम एमएल एंड कंपनी। फिर क्या हुआ था, बिफोर एन ए बी परचेज द मशीन, सी डाइड, सी मर गया बेचारा परचेज करने से पहले ही, द मशीन परचेज हो गया उसके मौत के बाद, और दोनों इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं दिया सामने वाली कंपनी को। तो अब बताइए कि क्या सी का जो है स्टेट लायबल होगा। देखिए, सी का जो है वो जब तक उसके पास प्रॉफिट शेयरिंग है उस चीज़ के लिए लायबल है, पर्सनली वो लायबल नहीं है क्योंकि वो मर चुका है, तो उसका लायबिलिटी पार्टनरशिप से खत्म। GIS 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं। फिर क्या हुआ कि 3 साल के बाद एक लॉ पास हुआ उनके, जो कि उनके बिजनेस को बंद कर दिया। अब आगे के इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ये बताइए कि क्या GIS कंटिन्यू कर सकते अपने पार्टनरशिप को या फिर डिजोल्व करना पड़ेगा। देखिए, जब अगर बिजनेस ही जो है वो बैन हो गया, उस प्रकार का लॉ ही पास हो गया बैन, तो आपको नहीं करना है, वरना इलीगल हो जाएगा। व्हाट द प्रोसीजर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट लिमिटेड। अच्छा, कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट LLP में मेंटेन करते हैं। देखिए, बुक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे अकाउंट जो है वो पहले सारे पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सारे एक साथ आएंगे, पूरा डिटेल बनाएंगे अपने बुक्स का, उसको RSC के पास सबमिट करते हैं। हम लोग ये सब देखे थे पहले। ROC फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेगी, फिर भी इनको बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिजर्व करके रखना होगा, और ऑडिट भी करवाना पड़ता है, ओके, कंपलसरी। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन
लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल, व्हीकल के लिए जो है वो चाहती है लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट कंपनी, बट कुड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम, कह रहा है कि लेकिन खुद के नाम से जब अप्लाई कर रहा था इसको नहीं मिल रहा है लाइसेंस। किस चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए? गाड़ी के लिए। इट देयरफॉर फाउंड, एक सब्सिडरी बनाया, एंड एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस वॉज मेड इन द नेम ऑफ सब्सिडरी, और सब्सिडरी के नाम पे वो एप्लीकेशन दिया, अब अपने कंपनी के नाम पे नहीं दिया। द व्हीकल्स वेयर टू बी ट्रांसफर टू सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर होने वाले थे। विल द पेरेंट एंड द सब्सिडरी कंपनी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट, देखिए सेपरेट नहीं माना जाएगा। जब भैया कुछ गलत करने के लिए एक में से दूसरे में दो दो सब्सिडरी फॉर्म करते हैं, कुछ चीज़ बचाने के लिए, टैक्स भी ये सब बचाने के लिए, तो आप भी लायबल हो जाएंगे, कॉर्पोरेट विल थ्योरी हट जाएगा। बहुत लंबा जा रहा है यार, 1 घंटा लग जाएंगे। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हैविंग क्या है, हैज़ बीन ओवर स्टेटिंग एक्सपेंडिचर इन द ईयर, P&L में पूरा ओवर स्टेट कर रहे थे कि किस चीज़ को, एक्सपेंसेस को, कुछ ही साल से। फिर क्या इंक्वायरी के बाद पता चला कि वो लोग टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो जब टैक्स वैक्स ये सब को अवॉइड करने के लिए आप ऐसा करते हैं तो आप भी लायबल हो जाएंगे, कॉर्पोरेट बिल थ्योरी हट जाएगा, सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे। आगे ये कंपनी रजिस्टर्ड जो है सेक्शन 8 में है कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट 5 साल से कर रही है। कुछ मेंबर चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड मिले, देखिए एनपीओ में कुछ भी डिविडेंड, कुछ भी प्रॉफिट, ये सब शेयर वेयर नहीं होता, तो आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना वो कर सकते हैं अगर करेंगे, देखिए वो तो कर ही नहीं पाएंगे, एनपीओ में कुछ भी नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, डिविडेंड नहीं, कुछ नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट और अप्लाई करेगी एनसीएलटी को, और आपका लाइसेंस छीन लेगी, और आप बिजनेस चलाइए, और एनपीओ आपको नहीं चलाना है, कोई भी सरकार आपको फंडिंग नहीं करेगी। आगे आइए, आगे क्वेश्चन भी था क्या, प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स, वही क्वेश्चन है इधर, वही वाला क्वेश्चन था। 17 देखिए कि एक नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है अनलिमिटेड कंपनी की तरह, जिसका शेयर कैपिटल 10 लाख है। एक क्रेडिटर है मिस्टर सैमुअल, जो कि केस करता है शेयर होल्डर के खिलाफ फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेप्ट अगेंस्ट नोमिलित प्राइवेट कंपनी, ठीक है। मिस्टर इनोसेंट हैज़ बी गिवन हिज प्ली इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट लायबल जस्ट एज अ स्टेक होल्डर, वो सिर्फ स्टेक होल्डर को लायबल नहीं होगा। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर सैमुअल बी सक्सेसफुल इन रिकवरी इज ड्यूज, तो ये बात किया है ड्यूज रिकवरी का, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की केस में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हो ही जाएगा। मिस्टर राम बिरला जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कहाँ, पुणे सिटी में, जिनका 2 बेटा था, 1 बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू हिज डॉटर, अपने बेटी को गिफ्ट देना चाहते थे। वो लॉयर को बुलाएं, रिटर्न जो डॉक्यूमेंट बनाएं कि ये गिफ्ट दूंगा। फिर उस चीज़ को रजिस्टर करवाने के लिए दोनों जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं हुआ। डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट क्लेम द हाउस, अब उस फटे हुए डॉक्यूमेंट पे क्या वो क्लेम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, वो इन्फोर्सिबल थोड़े था, रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। रजिस्टर्ड जो होता है वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे आइए, एसोसिएशन एक्सवाइज प्राइवेट लिमिटेड और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन टेक द लोन अप टू 50 लाख तक लोन ले सकते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन बाद में वो लोग 60 लाख लोन ले लिए, तो सामने वाली जो बिजनेस, सामने वाली जिस जहाँ से लोन लिया वो बोलेगा कि कौन कितना आपका पैसा ले सकता था कंपनी से, किसको अथोराइजेशन आपकी कंपनी दे के रखी थी, ये आपका मैटर, हम नहीं जानेंगे, आप लायबल होंगे टाइम ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। करेक्ट, जिसके पास टाइटल नहीं होता ओरिजिनल, वो आपको ओरिजिनल टाइटल नहीं दे सकता। लेकिन कुरियर वाला, मर्केंटाइल एजेंट, ये सब मर्चेंट एजेंट, ये सब ऐसे ऐसे हैं जो कि रियल ओनर तो नहीं है, उस शैम्पू के रियल ओनर नहीं होते, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं, तो वो भी आपको एक ऑनरशिप ही देते हैं, मालिक ही आप बन जाते किसी सामान का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। एक्सप्लेन करना है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को। कुल्ली जो है वो खड़ा है बेचारा लगेज लेकर, टू बी कैरिड अप स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए एंड ए अलाउज हिम टू डू सो। अगर आपने ये कर लिया तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और आपको जो है वो देना ही पड़ेगा, इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, ठीक है। ओब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यहाँ पे भी आपको क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे इम्प्लाइड ही होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी, जो कि लॉ बनाती है, लॉ फॉर्म कर देती है ना। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर सप्लाई ऑफ 10 शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड द फायर कॉट इन फायर, बैड सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया यार। आगे आइए, टू फॉर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडेक्वेट, क्या एडेक्वेट होनी चाहिए? नहीं, आप 10,000 आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 लोगों के बीच में, आप में और सामने वाले में 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप उस चीज़ को 20,000 के सामान को देकर भी उसको सेटल करना चाहते हो तब कर सकते हैं, एडेक्वेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आधा देख लिए हैं, लगभग 30 से 35 मिनट हो गया, और देखते हैं।
स्मॉल एलएलपी किसे कहते हैं, इसका आप जो है कैपिटल वैपिटल के बारे में बता दीजिए, कितना कैपिटल लगता है, मेंबर्स ये सब, इसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, सब बता दीजिएगा। ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, हु इज नॉट इंटाइटल फॉर फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेजेज, जो कि पहले वाले की तरह इसको नहीं मिलेगा प्रिविलेजेज। तो बताइए कि बी किस चीज़ के लिए नहीं जो है, इन ब्रीफ पॉइंट्स फॉर विच मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, किस चीज़ के लिए वो लायबल है कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। देखिए अब ट्रांसफर है, आपके पास सिर्फ राइट्स है प्रॉफिट का शेयर लेने का, बाकी कौन इंगेज होगा, किसको डिस्चार्ज करना है, मेजर बुक्स, वो सारे जो है वो ओल्ड पार्टनर्स देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, जिसका पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, पार्टिकुलर टाइम होता है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए जो सेट किया पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं उसको। एक एग्जांपल दे दीजिएगा तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। सीमा एक बोटिक, वही देखिए वो क्वेश्चन फिर आ गया कि वो भेज रही थी रेलवे से और एक्सेप्शनल अर्न करना चाहती थी पैसा, लेकिन वो बताई नहीं थी रेलवे वाले को कि मैं एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी चाहती हूँ। रेलवे वाला लेट से सामान पहुंचाया, तब रेलवे वाले से ये जो है वो डैमेजेज क्लेम करेगी कि क्यों तुमने टाइम पे नहीं पहुंचाया, लेकिन वो चीज़ का क्लेम नहीं कर पाएगी जो वो सोच के रखी थी कि एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी मैं करूँगी, और वो इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने पहले रेलवे को नहीं बता रखा था। डिलीवरी और इसका फॉर्म आप बता सकते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक 3 डिलीवरी होता है, तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे तो 6 नंबर है। एक्चुअल में जो कि एक्चुअली ए ने बी को सामान बेचना था 10 तारीख को, 10 तारीख को डिलीवर कर दिया। कंस्ट्रक्टिव जिसमें आप गोडाउन में रख देते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, हो गया। और सिंबॉलिक जिसमें आप सिंबल दे देते हैं, टोकन दे देते हैं, हो गया। जैसे घर का चाबी दे दिए अगर आप सामने वाला घर खरीदता है तो। ये क्या है, ये फॉर्म से है कि पी एंड कंपनी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है। कब 2018 में ए बी एंड पी पार्टनर्स हैं, मोटर व्हीकल का ये लोग काम करते हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्या होता है, फर्म फेल द नीड ऑफ एक्सपेंशन, की बिजनेस को बढ़ा देना चाहिए। दे थॉट ऑफ हायरिंग, कि नया पार्टनर बुला लो, और सभी लोग म्यूचुअल कंसेंट देकर इसको बिजनेस में ला लिए। फर्म के पास बहुत बड़ा मटेरियल है। मिस्टर एक्स द फर्म है सप्लाइड, फर्म क्या किया, सप्लाई किया है अमाउंट ऑफ मटेरियल टू द वन ऑफ द क्लाइंट, एक आउटसाइडर को, कोई क्लाइंट को प्रोवाइड किया है। मिस्टर एक्स फॉर बिजनेस पर्पस, वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स मिस्टर एक्स को दी है फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। फिर क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ रेगुलर रिमाइंडर्स एक्स फेल्ड टू पे द डेब्ट्स ड्यू टू फर्म, एक्स फेल हो गया। तो इन द जनवरी 2020 फर्म फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एक्स इन द नेम ऑफ द बिहाफ ऑफ द पी एंड कंपनी विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्टर्ड है ही नहीं तो फिर किस चीज़ का बात, नहीं कुछ होगा। मिस्टर एक्स मेंटेनेबल या मिस्टर एक्स एक रिटेलर हैं जो कि बिजनेस चलाते हैं। वो परचेज एंड वंस ही परचेज फ्रॉम होल सेलर नंबर ऑफ टॉयज, बहुत कुछ खरीदे सेल बाई सैम्पल से। अ बॉय केम टू सेलर शॉप टू बाई फ्यू टॉयज, फिर उनके पास भी कोई आया बच्चा। रिटेलर सोल्ड वन ऑफ दोज कार्स टू बॉय, बॉय को दे दिए। बॉय जब ट्राई किया खेलने के लिए तो वो टूट गया खिलौना। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देयर इन एंड बॉय वाज इंजर्ड बाय मिस्टर एक्स। ठीक है, अगर आप किसी से इंजर्ड हो जाते हैं तो आपको जो है वो उस चीज़ के लिए आप क्लेम कर पाएंगे। सेल्स गुड्स एक रिटेलर कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम होल सेलर, अगर आप हर्ट हुए, आपको चोट लगा, सामान वैसे नहीं दिया गया, आपके सैंपल इसमें था, आप क्लेम कर पाएंगे। अगला देखिए, ये एनपीओ की बात कर रहा है कि क्या वो लोग भी, कैन एनपीओ भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। एनपीओ का प्रोसीजर यही है, जो गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, फिर उसको क्या कीजिए कि आरओसी ये सब पर लिखिए, एनसीएलटी सब कुछ का अप्रूवल आपको ज़रूरत होता है, उसके बाद आप बन जाते हैं एनपीओ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्टर जो लॉ फॉर्म करती है। कौन कौन से केसेस, जो क्वासी फाइंडर ऑफ गुड्स हो गया, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी हो गया, अगर आपने किसी के लिए पास्ट पेमेंट कर दिया वो हो गया, अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो उसका पेमेंट करना, अगर आपने कम खाया तो सामने वाले सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना, तो सारी चीज़ें इम्प्लाइड हो गई। मिस्टर लूसी वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप, कुछ पॉइंट्स वो चाहती है तो आप बताइए कि उसको कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड करके रखेगी। बिजनेस किस चीज़ के लिए, वो और प्रॉफिट तो होना जरूरी है। मिस्टर सनी सोल्ड हिज बिजनेस कॉटन प्रोडक्शन टू, कॉटन प्रोडक्शन कंपनी को वो बेच दिया है लिमिटेड। फिर क्या होता है, विच ही हेल्ड, जहाँ जिसमें वो सब कुछ शेयर हेल्ड करता था, एक्सेप्ट वन विच वॉज हेल्ड बाई हिज वाइफ, यानी कि ये दोनों मिलकर सब कुछ हेल्ड करते थे। ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर इन द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर भी है। ही ऑल्सो गॉट द इंश्योरेंस ऑफ ए स्टॉक, कॉटन ऑफ सीपीएल, इनको जो इंश्योरेंस भी मिला है। फिर क्या होता है, बट इन हिज ऑन नेम एंड नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, पर्सनली लिया तो पर्सनल के लिए तो पर्सनली ही ये शेयर करेगा, ठीक है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। आफ्टर 1 मंथ ऑल द स्टॉक्स ऑफ द कॉटन ऑफ सीपीएल प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रॉय हो गए। मिस्टर सनी फाइल क्लेम फॉर सच लॉस एंड इंश्योरेंस कंपनी स्टेट विद वेदर द इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे। यस, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इस केस में दे पाएगी, ये क्या है। आगे आइए, ABCD पार्टनर्स हैं 4,
सभी प्रॉमिस किए 6 लाख देने के लिए, फिर क्या होता है बाद में, एक सिर्फ 50,000 ही दे पाता है, फिर एक ने सारे पैसे पेमेंट करना है, यानी कि वो पूरा 5,10,000 पेमेंट करता है, तो 5 लाख के 10,000 हाफ कीजिए और वो सामने वाले से भी रिकवर कर लेगा। 5,10,000 का आप कितना हो जाएगा, 2,05,000, 55,000 ले लेगा। मिस्टर आर सिटीजन है, इंडिया में रहे हैं 125 दिन के लिए, लेकिन अब वो यहाँ से जो है वो परमानेंटली जाना चाहते थे। क्या था, हु हैज स्टेड इन इंडिया 125 दिन तक रहे हैं, इज मिस्टर आर एलिजिबल, बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है कि यस कैन ही गिव नेम ऑफ मिस्टर एस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ए नॉमिनी, नॉमिनी की तरह ही रहता तो अगर परमानेंटली चले जाते फिर नहीं दे पाते होगा। रिस्क प्राइम फेसिस पास विद प्रॉपर्टी, आपको पता है कि अगर जिसके पास है प्रॉपर्टी, जिसके पास ओनरशिप, उसके पास रिस्क हमें पता है कि रिस्क पास विद द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है जिसके पास उसका हक है, टाइटल है, जो ओनर है वही लायबल होगा। अगर सेलर के पास है तो सेलर, बाय के पास है तो बायर। सर्कमस्टांसेस बताइए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, जहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, किसी एक सही पार्टी से कंसेंट लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिए। ये पाँच ही पॉइंट लिखना है, इसमें 7 नंबर का है। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, आप पढ़े थे 3 जो कि रेजिस्ट्रेशन नोवेशन ऐसा था, विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। आ गया ये एलएलपी गिव्स द बेनिफिट्स, वही एलएलपी जो है वो पार्टनरशिप को भी आसान कर देता है, कंपनी को भी। अब इसेंशियल फीचर्स बताइए पार्टनरशिप जो एग्जिस्ट किया उसका, वैलिडिटी बताइए कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, ठीक है। और एक 16 ईयर ओल्ड है, लोन लिया है पर्सनल पर्पस के लिए, अगर नेसेसरी के लिए लिया है तो इसको प्रोवाइड सामने वाले पे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने 16 साल के बच्चे के साथ क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इनिशियली वॉइड है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, बात खत्म। जेड जो है कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कार्गो से फॉरेन पोर्ट के लिए। जिस गवर्नमेंट आफ्टर वार डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट द कंट्री, जब कंट्री के अगेंस्ट वार हो जाता है तो वो वॉइड हो जाता है, सामने वाले पे केस आप नहीं कर सकते, कुछ सामने वाला बेनिफिट लिया तो वो बेनिफिट आपको वापस कर देगा। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज है, राइट ऑफ लीन है, ये सब कुछ जो है वो राइट्स है उसके, राइट ऑफ डैमेजेज है, राइट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ राइट है इसका। एक मिस्टर एम है, 4 पार्टनर्स में से 6 करोड़ जो है वो लिए हुए हैं किससे, अपने किसी दोस्त से। तो क्या करते हैं वो कि अपना जो है वो इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो ही वांट टू सेल हिज इंटरेस्ट, तो कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल होगा और कुछ उसको नहीं मिलेगा। सामने वाला रिटायर हो जाएगा तो अपना 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देकर पार्टनर भी बन सकता है। सोनल वही बैंगल रूबी वाला आ गया कि वो रूबी कुछ स्पेशली वो डिज़ाइन की थी कि ऐसा मुझको चाहिए, और सामने वाला जो सेलर है वो वैसा नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो कौन लायबल होगा, सेलर लायबल होगा। और बाद में बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा, अगर फिर से आपने बनवाया तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, और जो उस एडवांस पहले से ही ले लिया था वो एडवांस इसको वापस करना पड़ेगा सेलर को। अगला देखिए कैपिटल किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन बताइए। देखिए कैपिटल आप शुरू से ऑथोराइज कैपिटल, इजूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब कुछ जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी कि जो इम्पॉसिबिलिटी अकर कर जाती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले। आगे आइए सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाई पार्टनर्स, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है कि सबसे आप अब सबका परमिशन लीजिए, सबका शेयर डिसाइड कीजिए, सबका क्या रूल होगा वो डिसाइड कीजिए, सब पार्टनरशिप की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्सिडरी और क्या बोल रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं हेल्ड बाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 167 इन पीके लिमिटेड एंड नो शेयर हेल्ड बाई बीसी प्राइवेट लिमिटेड इन पीके लिमिटेड। देखिए तो जो मेन वाला है जो तीनों कंपनी में हेल्ड कर रहा है वो हो जाएगा होल्डिंग कंपनी सबका, और बाकी वाला जो नीचे वाला है वो उसका सब्सिडरी हो जाएगा। बात यहीं पे था, बात खत्म। होल्डिंग सब्सिडरी का आपको केस पता है 51 से ज़्यादा होता है, होल्डिंग हो जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हैंडल करना चाहिए। दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर पूरा देखेंगे, आइए सब कुछ देख लेंगे। एक जो है वो अग्री किया 1 लाख पे करने को, अगर सामने वाले को ये जान मार देते कि मर्डर वाला जो भी होता है वो इलीगल हो जाता है, इलीगल हुआ, अनइन्फोर्सेबल बाई लॉ हो गया, ठीक है, वैलिड होगा नहीं, इनवैलिड हो जाएगा। एक्स एंड डब्ल्यू वो और क्या बोला, तो जो भी हुआ हो सारा जो है वो वही रहेगा, सेम का सेम, अगर आपने इलीगल बिजनेस शुरू किया है तो। मिस्टर आर एक मैन्युफैक्चरर है, टॉय मैन्युफैक्चर करते, देखिए बहुत बड़ा है जी ये। सीधा आते नीचे पूछा क्या था, द कंपनी फाइल्ड सूट अगेंस्ट मिस्टर आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज because the suit liability are towards the company on a current date in accordance with the present date. Would your answer be different if? देखिए इसमें यही है कि सामने वाला जो है वो कंपनी के डायरेक्टर को पैसे दे देता है, उसको देना चाहिए था कंपनी को, तो क्या वो ऐसा कर सकता था, क्या वो अभी भी और पेमेंट करेगा कंपनी कहेगी कि तूने मुझे थोड़ा दिया, जिसको तूने दिया उसको इतना अथॉरिटी नहीं था लेने का मेरी कंपनी से, क्यों दिया मेरे कंपनी वाले को, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। डोर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़
कंपनी को मानना पड़ेगा, कंपनी उसे फोर्स नहीं कर सकती। अगला जो है इसेंशियल एलिमेंट पूछ रहा है, सेल अपॉन अ सर्टेन गुड्स एंड सर्टेन गुड्स, तो ये हम पढ़ चुके कि सर्टेन गुड्स है तो डायरेक्टली जो है उसे सेल फॉर्म होता है, बाद में पूरा जो रिस्क सब कुछ जो है वो ऑनर के पास यानी कि बायर के पास चल जाता है। लेकिन अनसर्टेन गुड्स में क्या होता है, पहले उसको सर्टेन कीजिए, उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर ये सेल होगा। तो अनसर्टेन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट ये सब में भी लाना पड़ता है। आगे देखिए लव एंड अफेक्शन वाला क्या है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, लव अफेक्शन क्या वैलिड है, नो। सोशल कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है तो वैलिड नहीं है। प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट्स कैन नॉट बी फोर्स्ड है, ये फोर्सिएबल है। तो इसको जो है वो एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो एक्सप्लेन कीजिए कि लव एंड अफेक्शन वैलिड नहीं है, उस चीज़ को पूरा नीचे ले जाइए कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, 4-5 जो टर्म्स था लव एंड अफेक्शन वाला वो एक्सप्लेन कर दीजिए। टाइम बार डेट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स, वो इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन अगर वो टाइम के अंदर में ही पे कर दिया गया तो बाद में अगर सामने वाला पे करना चाहता है तो पे भी कर सकता है, ये भी था। अब एलएलपी के बारे में पूछ रहा है तो एलएलपी के बारे में आप लिख लीजिएगा, लाइबिलिटी के बाद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एलएलपी के बारे में सिंपल था। क्या एक पार्टनर को हटाया जा सकता है, हाँ कैसे हटाया जाएगा, गुड फेथ पहले उसको राइट ऑफ बीइंग हियर, देखिए मेजोरिटी आप अगर पार्टनर मेजोरिटी और पार्टनर्स पहले एग्री होनी चाहिए उसको निकालने के लिए, प्लस सामने वाले को एक चांस दीजिए सुनने का, प्लस जो भी आप हटा रहे हैं वो बिजनेस के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और उसके जितने शेयर है सब कुछ उसको दे दीजिए। अगला क्योंकि मिस्टर वाई 21 साल के हैं, मेंटल बैलेंस खत्म हो गया यानी कि अनसाउंड हो गए, उसके बाद जो है वो ग्रैंड मदर के साथ रह रहे थे और इनकैपेबल, जो कि इनकैपेबल थी चलने के लिए। मिस्टर एम एक नेबर थे जो कि आउट ऑफ पीटी क्या किए, मतलब एक मदद की भावना से वो कुछ भोजन ये सब देने लगे, दोनों को देने लगे। फिर मैं क्या हुआ कि मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू लिव इन द हाउस बिल्ड बाई हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं। मिस्टर एम आल्सो प्रोवाइडेड ग्रैंड मदर सम फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिए हैं, कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए उनकी दादी को, सामने वाले जो थे वो भाई साहब। कुछ नेसेसरी सप्लाई करने के बाद मिस्टर वाई फॉर 4 years, मिस्टर एम मतलब मिस्टर वाई को इतना सब कुछ उसको और उसकी दादी को पहुंचाने के बाद मिस्टर एम पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे 15 लाख रुपए वापस दो, जो 7 लाख मेडिकल ट्रीटमेंट में लगा है, ठीक है, और जिसमें से 7 लाख मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट लगा, 8 लाख तुम्हारे खाने पीने में। तो मिस्टर वाई प्लीड करता है कि नहीं, ही हैज़ गॉट हिज पेरेंट्स ज्वेलरी टू सेल टू अ मैक्सिमम अप टू 4 लाख तक का ही मेरे पास है, तो अब 4 लाख ही आपको देंगे। तो मिस्टर एम कही नहीं मुझको पूरा चाहिए, पूरा 310 करने लगते हैं। तो वाई जो है वाई मिस्टर 310 मिस्टर वाई ऑफ लीगल सूट केस कर देंगे। फिर क्या होता है कि विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। देखिए 4 लाख तक है तो 4 लाख तक ही दे पाएगा, जितना तक उसके पास अमाउंट है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप केस कर सकते थे कि सामने वाले के लिए, लेकिन आप 15 लाख के लिए केस नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ पीटी आपने जो है वो दिया है। तो इमोशनली कोई भी जब आप कुछ करते हैं तो उस चीज़ के लिए आप रिकवर नहीं कर सकते, व्हाट इज अगर नेसेसरली था तो कर पाएंगे। मैक्सिमम अमाउंट कितना वो ले सकते हैं, तो जितना उसके पास है उतना ही देगा ना यार, 4 लाख। सेल द प्रोविजन वी ऑल्सो अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू द ग्रैंड, हाँ ग्रैंड मदर को जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया उसका तो क्लेम करेगा ही। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, क्या होता है, इन कंस्ट्रक्ट ऑफ रीसेल द गुड्स। देखिए कोई रीसेल करना चाहता है, अगर सामने वाला अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर सामने वाला जो एक बायर था उसने बोला कि मैं 10 तारीख को खरीदूंगा, मैंने बोला ठीक है 10 तारीख को मैं दे दूंगा, जाओ, बीच में आया किसी और को मैंने रीसेल कर दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखिए लायबल तो मैं रहूंगा पुराने बायर के पास, लेकिन जो मैंने नए बायर को दिया वो आराम से ऐसा कर सकता है, वो ले जा सकता है। आप कंसेक्वेंसेस बताया कि आपने नॉन रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या क्या होगा, आप सामने वाले पे केस नहीं कर पाएंगे, सामने वाला पे केस कर देगा। अगर आपके पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो रहा है तो भी वो केस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे केसेस थे, क्विक वे में पढ़ेंगे। इतना लंबा क्यों दे दिया यार, बस यही था कि मिस्टर मार्बल, एक आदमी थे वो मार्बल के लिए कहे कि मुझे ऐसा ऐसा मार्बल दो भाई, तो बोल दिया सेलर कि ठीक है हम आएंगे, अब नाप उप कर लेकर चले जाएंगे और वैसा मार्बल प्रोवाइड कर देंगे। बोला कि ठीक है ऊपर भी जाकर चेक कर लीजिए, ऊपर में भी लगाना है, तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं हम लगाना देंगे। नहीं चेक किया, तो किसका गलती, सेलर का। बाद में क्या हुआ कि मार्बल सेट नहीं हुआ, तो मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल, वो रिफ्यूज भी करके नहीं मैं रिप्लेस नहीं करूँगा। तो बोला कि क्या वो रिप्लेस नहीं करे, देखिए उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्पेशली कहा गया था कि देखिए आप जो है ऊपर वाला भी चेक कर लीजिए फ्लोर, लेकिन उन्होंने नहीं चेक किया, गलत सामान दिया तो सेलर लायबल होगा। सैंपल वैम्पल डिस्क्रिप्शन सब कुछ बायर दिखा चुका था। सिविल एनालिस्ट द ड्यूटीज बताइए मिस्टर के का और मिस्टर के। देखिए बायर का सेलर ये बायर का ड्यूटी यही है कि सैंपल के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोडक्ट मिला कि नहीं ये सब कुछ उसको मैच कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं मिला तो वो सामने वाले से क्लेम कर सकते हैं। वहीं पर सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर उसने सामान सैंपल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं दिया है तो खुद भी लायबल होगा। विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द डायमंड टाइटल्स, वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइटल बी इम्पोज ऑन एम एस मगर खाना मार्बल, बिल्कुल मैंने गलती की है। एक मिस्टर अनिल है ओपीसी फॉर्म करते हैं, जिसका टर्नओवर जो है अब 2.25 करोड़ हो गया, ओपीसी से पार कर गया, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 कंडीशन होती है कि कम से कम 2 साल एक्सपायर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका
अभी टाइम 2 साल एक्सपायर नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो है अमाउंट क्रॉस कर गया तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस बेस पे यहाँ पे वो कन्वर्ट कर पाएंगे। अब बोल रहा है कि अनलिस्ट द लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या है, जिसके शेयर्स लिस्टेड है अंडर रिकॉग्नाइज कोई भी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर उनका अगर शेयर्स लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी है, जिसका शेयर्स अनलिस्टेड है वो अनलिस्टेड कंपनी। अगला जो है इनोवेशन अल्ट्रेशन में आपको बताना है, इनोवेशन अल्ट्रेशन में जिसमें टर्म्स ये सब चेंज करते हैं, इनोवेशन में तो बिल्कुल नया ओल्ड वाले खत्म कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस बताइए पार्टनरशिप और को ओनरशिप में, यानी कि को ओनरशिप कंपनी की तरह, पार्टनरशिप जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मेन तो यही डिफरेंस है यार। अब देखिए माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड सिंगापुर हैविंग एन ऑफिस इन पुणे, पुणे में ऑफिस है। इंडिया में लाइव वेदर द माइक एलएलसी विल बी कॉल्ड एज ए फॉरेन कंपनी, अगर इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड प्लेस आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, सब कुछ है, तो उसको जो है फॉरेन कहते हैं। तो वही एक्सप्लेन करना है फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दे दीजिए, एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए। अगला देखिए और क्वेश्चन है, अब ये तो 16-17 क्वेश्चन हो गए ना भाई। कि दी एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है, कि ए जिसके पास 2 कार्स है वो रेड वाला बी को बेच रहा है, लेकिन बी सोच रहा है कि उसको ब्लैक मिलने वाला है, तो भाई जब चीज़ ही इसको पता नहीं है तो ये क्या होगा, वैलिड नहीं, वॉइडेबल हो जाएगा। थ्रीट किया शूट करने के लिए तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला केस आ गया, आप बोले शूट फिजिकली थ्रीट कर रहा है, शूट नहीं कर रहा है फिजिकली थ्रीट, तो ये क्या आ जाएगा, कोर्सियन वाला आ गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, कोर्सियन, वॉइडेबल आ गया। और देखिए ए एग्रीज टू सेल बी अगेंस्ट 10,000 kg कोकेन, ओ शुगर ड्रग्स, ऑब्जेक्टिव इलीगल है, कैसा हो गया, अनइनफोर्सिबल कर दीजिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, इलीगल एग्रीमेंट कर दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। ए बी से बोलता है कि बाइक दे दो 50,000 में, बी कहता है कि ठीक है देते, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स जो है राइट बुक विद द पब्लिशर, एक्स जो एग्री करते हैं कि मैं बुक लिखूंगा, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाई हो जाते हैं, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मिस्टर हरीश जो है वो 3 बिल वो करते हैं, तो 12,105 मतलब इतना इतना बिल वो डेटर थे, ठीक है। एक डेटर है जिसको आप ऐसे ऐसे सामान बेचे, एक दिन 12,120 को बेचे, फिर 5650 को बेचे, फिर 9680 को बेचे, फिर वो पेमेंट करने आया और आपको पेमेंट दिया 2 तरीके, 9680 दिया और दूसरा जो बिल दिया वो 15,000 दिया, और कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एनी नोटिस हाउ की आपको कैसे किस किस चीज़ को जो है वो आप सेटल कीजिएगा। तो देखिए बेसिक रूल तो यही है कि पैसा जैसे ही दिया और जो पैसे से इंडिकेशन मिल रहा है उसको आप सेटल कर लीजिए, जैसे 9680 मिला है तो उसको 9680 कर लीजिए, और बाकी जो 15,000 वाला दिया तो उसे 15,000 वाला सेटल कर लीजिए। कौन था 15,000 वाला, उसे 12,120 कीजिए और बाकी से 5650 सेटल कर लीजिए। बेसिक रूल क्या कहता है, यही कहता है कि जैसे जैसे आपको मिल रहा है पैसा, अगर इंडिकेशन मिल गया है पैसे से, 9680 का भी एक बार ले गया, 9680 दे दिया, ये देखिए तो 9680 पहले सेटल कर लेंगे, और अगर कोई इंडिकेशन नहीं मिला जैसे 15,000 सीधे दे दिया, तो बाद में जो सबसे पहले लिया गया सबसे पहले उसको सेटल कर लेगा। कौन, मिस्टर सेलर से कर लेगा सेटल। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड था। मिस्टर श्याम मुद्रा वाज ए बिग बिजनेसमैन हैविंग 1 सन एंड 1 मैरिड डॉटर, ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज डॉटर फॉर दिस पर्पस, ही कॉल्ड हिज लॉयर। देखिए यहाँ पे लॉयर बोला जाता है, लॉयर कहता है कि ठीक है आप अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहते हैं, चलिए रजिस्ट्रेशन करवाते इस चीज़ को। रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे, दोनों मारे गए एक्सीडेंट में, तो क्या अभी भी उनकी बेटी क्लेम कर सकती है, उसे नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्टर तो हुआ ही नहीं था, तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था उस पेपर का, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। आगे देखिए मिस्टर मुकुंद वांट्स टू सेल हिज कार फॉर द पर्पस, वो अपॉइंट करते हैं पार्थ को, जो कि माइनर एजेंट है, ठीक है, माइनर तो है, इसको आप पता है हमें कि वो प्ली मैन्योरिटी कर लेगा, उसको आप जो है वो लाइबल नहीं ठहरा पाएंगे। मिस्टर मुकुंद इंस्ट्रक्ट मिस्टर पार्थ दैट कार को कम में मत बेचना भाई 2 लाख से, मुकुंद बोला कि ठीक है नहीं बेचेंगे, और बाद में वो क्या किया, मिस्टर नमन को 1.5 लाख में ही बेच दिया। लो, तो बोला कि क्या 50,000 और रिकवर करेंगे, भाई माइनर से आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। मिस्टर मुकुंद कैन रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन, नहीं, वो गुड फेथ में खरीदा है। माइनर जो है वो क्या है, एक पोजीशन लेकर रखा है, तो आप सामने अगर वो बेच दिया, आप उसको बेचने के लिए ही तो दिए थे, तो सामने वाला में कितना में बेचा उसे थोड़ी मतलब है, तो नमन से रिकवर नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए मुकेश एक ग्रोसरी चला रहा है दिल्ली में, गुडविल है उसके पास 1 लाख का, और वो क्या करता है गुडविल को बेच देता है किससे, 5 लाख में रोहित को, ठीक है। एग्रीमेंट करता है उसके साथ कि तुम मेरे प्रकार के बिजनेस, ग्रोसरी नोट सिमिलर बिजनेस पूरी इंडिया में 10 साल तक नहीं खोल सकते, मैं तुमको अपना गुडविल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, तुम इस प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशन सही है, सामने वाले को जो है वह बिजनेस करने से रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे आप रोक नहीं पाएंगे, आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन डालना वो ठीक ठाक डालना होगा। यहाँ पे आप बोल दिए कि 10 साल के लिए पूरे भारत में तो बिजनेस मत करना मेरे जैसा, भाई ये कोई मतलब होगा। आप जो है वो स्पेसिफिकली एक फ्लोएबल, एक क्या कहते हैं उसको, मतलब एक यूजुअल अगर टर्म रखते तो माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने टर्म रख दिया कि 10 साल तक तो बिजनेस नहीं करोगे, गलत कर दिए। सामने वाला अगर वो बिजनेस करता है, बाद में वो सेम स्टोर खोल लेता है 2 महीने में, तो आपके पास कोई राइट नहीं बचता है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे, जबकि आपने ये टर्म उसमें डाला था बिजनेस करते टाइम, लेकिन फिर भी आप नहीं ये चीज़ कर पाएंगे।
क्यों? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू बिजनेस नहीं करोगे 10 साल तक पूरे भारत में, लो मैं अपना बिजनेस अपना गुडविल को देता हूँ। तो देखिए भाई, देते अगर आप ये बोलते कि 1-2 महीने तक नहीं करोगे, चाहे फिर हो सकता है कि सिमिलर कर लेना, लेकिन थोड़ा सा जो है वो लेटर करना, तो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा डालिए जो कि वैलिड हो। अब डाल दिया कि 10 साल तक पूरे भारत में नहीं करना, तो भाई विदेश जाकर वो बिजनेस थोड़े करेगा, तो वो बिजनेस कर पाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा कि आप बैरियर टू ट्रेड नहीं लगा सकते। आगे देखिए, बिजनेस टू क्या होता है, बैरियर टू कैरी सिमिलर बिजनेस, इसका एक्सेप्शन था गुडविल ये सब वाला, जो कि उसका भी एक्सेप्शन ही होगा। पी लेफ्ट हिज कैरेज ऑन डी, डी के प्रेमाइसेस पे पी अपना सामान छोड़ गए, डी के मालिक हैं, उन सारे सामान को ले लिए। डी को नहीं पता था। डी कौन थे? डी वो थे, डी साहब का कुछ पैसा बाकी था उनके रेंटर पे, जैसे कि क्या था, हम गए अपने दोस्त के घर पे और मैं उसके पास सामान छोड़ दिया। अब वो मेरा दोस्त जो था वो रेंट ही नहीं दिया था अपने मालिक को, तो मालिक जो है सामान ले लिया, तो मैंने कहा कि ठीक है मेरा दोस्त नहीं दिया, मैं दे देता हूँ। मैंने दे दिया और मैंने बाद में दोस्त से ले लेना है, तो ज़रूरी है, हाँ ले सकते हैं दोस्त से, क्योंकि थर्ड पर्सन की तरह पे किए हैं वहाँ पे। अभियुक्त जो है परचेज किया 100 kg ऑफ वीट भास्कर, 30 रुपये पर kg। भास्कर कहता है कि वीट जो है वो किसके किशोर के कस्टडी में है, जाओ और ले लो। किशोर कन्फर्म करता है अभियुक्त दैट ही कैन टेक डिलीवरी ऑफ वीट फ्रॉम हिम, टिल देन ही इज होल्डिंग वीट ऑन अभियुक्त के बिहाफ। तब तक वो अभियुक्त के बिहाफ पे वो सामान रख रहा है। कौन बोला ये चीज़? बोला है किशोर, ठीक है। बिफोर अभियुक्त पिक्स द गुड्स फ्रॉम हिज हाउस, पूरा वास हो गया, तो जिसके पास रिस्क था वही लायबल होगा, और जिसके पास रिस्क नहीं था वो लायबल नहीं होगा। अभियुक्त जो वांट करना चाहते हैं प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय द सेलर, तो वेदर अभियुक्त क्या वो राइट है? तो देखिए, किशोर कंफर्म कर दिया था अभियुक्त को कि ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ वीट फ्रॉम हिम। किससे? देखिए, अभियुक्त परचेज किया था भास्कर से, ठीक है। भास्कर बोला कि वीट जो है किशोर के पास है। किशोर बोला कि तुम अपना डिलीवरी ले सकते हो मेरे पास से, और जब तक नहीं ले जाओगे तब तक ही इज होल्डिंग वीट ऑन अभियुक्त बिहाफ, मैं तुम्हारे बिहाफ पे रख रहा हूँ। तो जो जिसके पास ओनरशिप वही लायबल, भाई साहब किशोर। वेदर अभियुक्त इज राइट, अभियुक्त क्या बोल रहा है ना, अभियुक्त वांट्स इज प्राइस कंटेंशन दैट नो डिलीवरी, सेलर से थोड़े ले पाएगा, सेलर से थोड़े। जब आप किसी ये कंस्ट्रक्टिव वाला नोटिस वाला कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की इसमें केस आएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आपको डिलीवरी मान लिया गया है, पैसे नहीं मिलेगा आपको, जाइए भागिए। प्रियांश ऑर्डर एंड आयरन विंडो, आयरन विंडो वो करता है ऑर्डर कि मुझे चाहिए, और किस चीज़ के लिए? नए घर के लिए। टेक्नीशियन को भेजा जाता है कि साइज नाप लो, वहाँ पे आता है वो साइज नापने। फिर क्या होता है कि आयरन मर्चेंट ऑन डिस्कशन विद हिज टेक्नीशियन प्रियांश दैट कॉस्ट ऑफ विंडो जो है वो 5000 होगा और 1000 एडवांस ले लेगा। प्रियांश 1000 एडवांस दे दिया है, रेस्ट बोला कि आप लगा देंगे तो उसके बाद में दे दूंगा। 3 दिन के बाद टेक्नीशियन आता है, फिट करने की कोशिश करता है वो विंडो को, लेकिन वो सीट नहीं हो पाता है। तो प्रियांश रिक्वेस्ट करता है कि आयरन से कि रिमूव कीजिए इसको, आप जो दिए वो फिट नहीं कर पा रहा है, और मेरा जो है एडवांस वो रिटर्न कीजिए। आयरन मर्चेंट कहता है कि नहीं, जो आप बोले थे सिर्फ उसी के लिए मैंने वो चीज़ बनवा के भेजा था, अब ये तो बिक भी नहीं सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पैसे नहीं दूँ, मैं रिटर्न नहीं दूंगा, मैं एडवांस भी नहीं वापस करूँगा। तो बोल रहा है कि क्या प्रियांश ले सकते? भाई एडवांस तो वो ले ही सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर सामने वाला बायर आपको सैम्पल डिस्क्रिप्शन दे दिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सामान देनी चाहिए, नहीं तो आप लायबल हो जाएंगे, सेलर लायबल हो जाएगा। आयुष्मान एक ओनर है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, जो कि इंद्रप्रस्थ में न्यू दिल्ली में है। ही वांट टू सेल, अपना प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, और इसके लिए वो रवि को अपॉइंट किया मर्केंटाइल एजेंट, कि रवि जो है वो 5 करोड़ से कम में तू मत बेचना। लेकिन रवि जो भाई साहब तो 4 करोड़ में ही बेच दिए, किससे? मुदित को। और रवि मिसअप्रोप्रिएट कर दिए मनी को, मुनि के साथ, मतलब कम में बता दिए मुदित को। आगे आयुष्मान केस किया मुदित पे पैसे लेने के लिए कि मुझे मेरा बिजनेस दो, मेरा सामान मैं दिया था किसको? रवि को बेचने के लिए, वो तुमको 4 करोड़ में ही दे दिया, चलो लाओ मेरा सामान। तो देखिए, सामने वाला जो गुड फेथ में खरीदा है, और क्योंकि रवि जो था वो पोजेशन में था, तो अगर आप पोजेशन में किसी भी गुड्स को, तो आप सही में टाइटल ट्रांसफ़र कर सकते, रियल ट्रांसफ़र टाइटल हुआ है, तो भाई साहब जो है वो केस अगर करना रहता तो वो जो है वो रवि पे केस कर सकते थे, एजेंट से उसे रिकवर कर सकते थे। लेकिन जो सामने वाला बेचारा मुद्दे जिसको कुछ नहीं पता है, अगर उसने ये चीज़ को लिया है तो उसको मिल जाएगा गुड टाइटल, और आप उस पर केस नहीं कर पाएंगे आयुष्मान भाई साहब। आगे आइए, ए बी को सेल करना चाहा सामान, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया, ठीक है, और गुड्स वेयर स्टिल इन पोजेशन ऑफ ए, 10 दिन का पीरियड अलाउ था, 10 दिन खत्म हो गया, और अभी भी ए के पास ही वो सामान था, सामान नहीं ले गया। बी हैड नॉट पेड द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स भी ने पैसे भी नहीं दिया था, इंसॉल्वेंट भी हो गया। ए रिफ्यूज किया डिलीवर के लिए, और राइट ऑफ लीन यूज कर लिया। हाँ, जब सामने वाला को पे ही नहीं कर पाया तो राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा वो। अब सेल एग्रीमेंट टू सेल का बताइए डिफरेंस। तो सेल का मतलब है कि पूरा ओनरशिप रिस्क ट्रांसफर, एग्रीमेंट टू से रिस्क
ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ रहता है, इसको जो है सेल मान लिया जाता है, इसको सेल नहीं माना जाता है, बस खत्म। 12 में देखिए मिस्टर राम एंड रहीम वो एक साथ टीचर थे एक स्कूल में, फिर क्या हुआ, बहुत अच्छे दोस्त भी थे, एक ही साथ फ्लैट खरीदे और विच वाज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर जॉन, और जॉन को दे दिए। इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट दैट रेंट वुड बी 10,000 पर मंथ होगा, बिल को जोड़ के इलेक्ट्रिक बिल। इट मीन्स इलेक्ट्रिक बिल विल बी पेड बाई लैंडलॉर्ड्स, कि हम लैंडलॉर्ड पे कर देंगे 10,000 हमको देना। द लैंडलॉर्ड बाई मिस्टेक डिड नॉट पे द बिल, नहीं पे किए, और इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लाइन ही काट दिया, तब बेचारा हो गया जॉन प्रॉब्लम में। जॉन को इलेक्ट्रिक बिल भी पे करना पड़ा और पेनाल्टी भी पे करना पड़ा। मिस्टर जॉन जो वो क्लेम किए 3,000 फ्रॉम मिस्टर राम, बट राम बोले कि नहीं वो 1,500 के लिए ही लायबल है। ओके, मिस्टर जॉन सेड दैट मिस्टर राम एंड रहीम आर पार्टनर्स देयरफॉर कैन क्लेम फुल अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर। तो क्या ऐसा देखिए, जॉइंट पार्टनर से अगर आप कुछ सामने वाले के साथ क्लेम कर कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ज्वाइंट प्रोमिसर जो है वो ज्वाइंटली लायबल होता है, एक से भी वो 3,000 पूरा रिकवर कर सकता है। तो भाई साहब बोल रहे हैं मुझे 1,500 ही मैं दूंगा, तो भाई ये चीज़ आप डिसाइड कीजिए, आप 3,000 पूरा दीजिए और बाकी के 1,500 आप अपने पार्टनर से ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, रेंट पे आपने घर दिया था, तो वो बेचारा आपका बिल भरा है, तो कोई भी एक पार्टनर जो है आप लोग जो घर खरीदे थे 3,000 पूरा रुपये उसके वापस कीजिएगा, बाद में आप लोग सेटल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3,000 उसको देना पड़ेगा। अब बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है यार, टाइम लग जाएगा। राम, श्याम, मोहन, केशव पार्टनर्स हैं इस कंपनी में, ठीक है। म्यूचुअली डिसाइड किए कि श्याम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सामान बेचने का, मोहन जो है वो परचेज ऑफ गुड्स का, ठीक है, थोड़ा सा मार कर लेते हैं इस चीज़ का। अब एंड केशव विल टुक आफ्टर द अकाउंट, वो अकाउंट को केशव देखभाल करेगा। आगे नो वन विल इंटरफेयर, दूसरे के डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेयर कर नहीं करेगा। वंस व्हेन श्याम एंड केशव आर आउट ऑफ द टाउन, मोहन गॉट इन्फॉर्मेशन दैट द प्राइस ऑफ देयर गुड इज गोइंग डाउन शार्पली ड्यू टू सम गवर्नमेंट पॉलिसी विच वुड रिजल्ट इन हैवी लॉस, कि अरे वो लोग तो है ही नहीं और यहाँ पे लॉस होने वाला है हमारा। फिर क्या किए, वो किया कि ही ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट श्याम हु हैज़ अथॉरिटी टू सेल, जो जिसको बेचने का काम था उसको ट्राई किया, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। वेन मोहन कुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू श्याम, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, तो बाद में वो सारा सामान बेच दिया एट सम रिड्यूस्ड प्राइस टू सेव द फर्म को बचाने के लिए। देयर आफ्टर, उसके बाद श्याम और केशव जो है एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिए कि जो भी लॉस हुआ है तुमने इतने कम पे क्यों बेच दिया, बचाने के लिए तुमने गलत किया, तुमको नहीं बेचना चाहिए था, क्योंकि ये श्याम का ड्यूटी था, श्याम ही इसको बेचता। डिस्कस द कंसेक्वेंस ऑफ द प्रोविजन इंडियन पार्टनर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि सारे पार्टनर जो है इक्वली लायबल होते हैं किसी भी एक्ट के लिए, ठीक है। कोई भी एक्ट अगर किया गया है उसके लिए वो सारे इक्वली लायबल है। अगर कोई पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि सभी लायबल होंगे इक्वली। अगर वो बाहर है और उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बिजनेस लॉस हो रहा है और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस को बचाने के लिए कुछ किया गया तो वो सही है, वो गलत नहीं है। आगे आइए, एक्स वाई पार्टनर्स है, फर्म डिजॉल्व हो गया, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, एक जो है सामान खरीदा सामने से जेड से, जेड वाज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोला कि एक्स परचेज किया जेड से, एक्स वाई एक कंपनी था, देयर आफ्टर एक्स परचेज सम गुड्स फ्रॉम द फर्म्स नेम फ्रॉम जेड, जेड से परचेज कर लिया, ठीक है। वाज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिजोल्यूशन की फर्म डिजोल्व हो चुका है। एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, जेड फाइल किया केस कि मुझे जो है वो वाई से रिकवरी चाहिए अमाउंट का, वाई यहाँ पे वाई होना चाहिए था ना, एक्स वाई तो पार्टनर्स हैं और सामने जेड बायर था ना। एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, देयर आफ्टर एक्स परचेज्ड सम, यहाँ पे जेड परचेज सम, तो जेड इग्नोरेंट था कि फॉर्म खत्म हो चुका, एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट और सामने वाला केस किया रिकवरी के लिए। वेदर वाई वुड बी एबल, तो देखिए जो उसमें नहीं होता है वो लायबल नहीं होता, लेकिन अगर आप बिजनेस में है और अगर सामने वाला आपके इग्नोर करके उसमें बिजनेस संख्या आपको देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, एक्स वाई पार्टनर्स थे फर्म में, फर्म डिजोल्व हो गया 12 जून को, पब्लिक नोटिस ये लोग दिए ही नहीं, एक्स वाई दोनों कंपनी है। जेड आया खरीद लिया एक्स से, फिर क्या हुआ कि बिजनेस डिजोल्व हुआ उसको नहीं पता था, एक्स भाई इंसॉल्वेंट हो गए, तो जेड भाई साहब केस फाइल किया वाई के पास। तो देखिए जब पब्लिक नोटिस नहीं दिए थे यानी कि आपका बिजनेस को बिजनेस ही माना जाएगा और सामने वाला ऐसा कर पाएगा। मोड्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफर कैसे कर सकता है, राइट कर सकता है अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है अनदर पर्सन के फेवर में, तो वो कैसे कर सकता है और उसका राइट क्या है, राइट यही रहेगा कि जैसे कि
ट्रांसफ़र यही है कि वो मोड्स यही है कि वो सेल कर सकता है अपना ट्रांसफ़र, और राइट ये है कि सामने वाला जो ट्रांसफर आएगा वो कुछ कुछ बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है और कुछ कुछ ही माइनर ही, और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में उसका इंटरेस्ट रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग को ही वो ले पाएगा और कुछ नहीं। एक दो और बच रहा है, देख लेते हैं। फ्लावर प्राइवेट लिमिटेड है, 5 मेंबर्स हैं उसके, सभी लोग बोट से जा रहे थे, सभी डूब कर मर गए, तो क्या बिजनेस भी खत्म हो गई? नहीं, बिजनेस खत्म नहीं हुए, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी बिगिन आर्टिफिशियल पेरेंट कैन नॉट ऑन, पर क्या ये कहना सही रहेगा कि कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए वो अपना प्रॉपर्टी नहीं ले सकती? ले सकती है भाई, अपने कॉमन सील के नाम पे वो अपना खुद का प्रॉपर्टी ले सकती है, और केस भी कर सकते हैं आप, केस वो भी कर सकती है। 21 क्वेश्चन है क्या इसमें। एबीसी लिमिटेड वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन ओर, ठीक है, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव उनका आयरन ओर का था। मिस्टर जॉन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फाइनेंशियल के लिए, और बाद में कह रहे हैं कि ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो यही बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है रिपुडिएट हो गया, तो देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसके लिए जो है कंपनी लायबल नहीं होती है। आपको जो है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंग सामने वाली जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, मिस्टर जॉन, उनको पढ़ना चाहिए था क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना चाहिए था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कॉन्सिक्वेंसेज यही होगा, कंपनी के पास आप केस नहीं कर पाएंगे, कंपनी कहेगी कि मेरा एसोसिएशन दिया हुआ था। अब ये देखिए क्या है कि एक को अथॉरिटी था 5 लाख का बिजनेस का, सामने वाला ले लिया 10 लाख, तो 10 लाख अगर वो ले लिया और वो चीज़ उसको मीटिंग में नहीं दिया गया था और वो 10 लाख सामने वाले से एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी का कोई डायरेक्टर था वो सामने वाले से 10 लाख एक्सेप्ट कर लिया जबकि उसको अथॉराइजेशन सिर्फ 5 लाख का था, तो क्या कंपनी ये कहेगी कि नहीं तुमने मुझे नहीं दिया, 10 लाख और दो? नहीं, कंपनी सामने वाले से नहीं कर सकती। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट साफ कहता है कि यहाँ पे अल्ट्रा वायरस नहीं होता। अगर आपने गलती की है तो इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि जो आप इंडोर में पावर जितना आप दे रखे हैं सामने वाले को, उसके लिए हम नहीं जानते, हमने जितना पैसा दिया है हम आपसे उतना लेंगे। इंडोर मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में जैसे आप होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ये क्या क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन ही है, अरे यार बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आश्विन गोज टू सुपर मार्केट बाई एन एयर कंडीशन के लिए ही सिर्फ ब्रांडेड एसी ले लेता है, प्राइस टैग उस पर लगा रहता है, तो प्राइस टैग के अनुसार आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते और आप उसको नहीं कहेंगे कि मुझे जो है वो 40,000 में ही दो। सामने वाला अगर कह रहा है कि नहीं अब 43,000 का हो गया तो आपको 43,000 ही देना पड़ेगा, वो प्राइस टैग है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बिग एन से ही ट्रस्टेड द वर्ड्स ऑफ द मिस्टर रमेश ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटरनल लिखी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात कर रहा है तो उसको पूरा अच्छे से देख लेंगे, एक्सेप्शन बता देंगे। क्लासीफाई करना है कि कौन सा कर देते हैं, असर्टेन, ये अनअसर्टेन और ये फ्यूचर गुड्स। आगे आते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है पूछा है, यहाँ पे एलएलपी के बारे में पूछा है, यहाँ पे माइनर के बारे में पूछा है, ज्वाइन तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ कुछ प्रॉफिट के लिए वो आ सकता है। यहाँ पे देखिए विच वाज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड मिस्टर क्लेम फॉर रिफंड ऑफ 70,000। जो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है तो एडवांस जो भी आपको देकर रखा है वो एडवांस आपका क्लेम कर लेगा, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। 6 सब्सिक्वेंट आंसर थे जहाँ पे नॉन ओनर जो है वो रियल टाइटल दे देते हैं, जैसे आपको कुरियर वाला मर्केंटाइल एजेंट हो गया वो दे देगा। अगर कोई 4 प्रोमिसर थे उसमें से कोई एक दे रहा है तो वो भी तो ऑनर नहीं है टोटली, तो वो भी आपको ओनरशिप दे सकता है। मतलब साफ है कि वो जो ओनर नहीं है फिर भी आपको सामान दे रहा है तो समझिए कि आपको जो है वो रियल ओनरशिप ही दे रहा है, रियल टाइटल ही दे रहा है। जैसे कुरियर वाला आपको देता तो रियल टाइटल देता, मर्केंटाइल एजेंट आपको देता रियल टाइटल देता है सामान का। यहाँ पे देखिए क्या है कि पार्टनर्स जो है सामने वाले को हटाना चाहते हैं, ठीक है, अगर सामने वाला गलत किया है तो देखिए सामने वाला अगर गलत किया तो उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए राइट ऑफ हियरिंग, उसका शेयर आपको देना पड़ेगा और एक उसको सुनने का एक चांस देना पड़ेगा, और पूरा फेवर में होनी चाहिए कंपनी के और मेजोरिटी में होनी चाहिए। एक्सपेल कर रहे हैं तो आगे देखिए इसमें क्या है, एक जो है एक्सचेंज करने के लिए मना कर रहा है, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर आप सामान गुड्स दे देते हैं और सामने वाला अगर उसको मैच किया था और उससे मैच नहीं कर रहा तो सेलर लायबल हो जाएंगे, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। अगला देख लेते हैं कि अगर आपने टैक्स को इवेज करने के लिए कुछ फॉर्म किया था बिजनेस तो उसके लिए आप भी लायबल हो जाएंगे और पूरी कंपनी भी और कॉर्पोरेट भी हट जाएगा। आगे आइए, कंसिडरेशन को डिफाइन कीजिए और कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। समझ रहे हैं कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये लीगल होनी चाहिए, एक वैलिड होनी चाहिए, एक एग्जैक्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी भी चीज़ की कंसिडरेशन कर लिए, अकॉर्डिंग टू प्रोमिशर होनी चाहिए। वाट डज डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टेक प्लेस अंडर, कैसे होता है, मतलब कब होता है, वेन डज, कब होता है, जब आप इंसॉल्वेंट हो गए, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, इलीगल चल रहा है, कंटिन्यूस लॉस चल रहा है, हाँ, या बिजनेस उसको स्ट्रिक्ट कर रही है तो वो नहीं चल पाएगा। अगला देखिए बोल रहा है
कि क्या रिडक्शन ऑफ नंबर की ज़रूरत है मेंबर्स को, अगर वो प्राइवेट कंपनी में बनना चाहती है तो प्राइवेट कंपनी के लिए 200 से अगर कम है तो चलेगा। तो देखिए डायरेक्टर तो माने जाएंगे 190, ठीक है कोई बात नहीं, एम्प्लॉइज़ तो काउंट नहीं होंगे तो 190 अभी मेंबर है, एक्स एम्प्लॉइज भी काउंट नहीं होंगे तो 190 ही अभी मेंबर है। 5 कपल है तो 200 हो गया, 5 अदर, 5 क्या है कपल से 200 और 5 अदर्स, तो 5 और 5 10 हो गया, 5 और 5 10, ज्वाइंटली है तो 5 ही शेयर माना जाएगा ना, 5 ही कपल से, तो 5 इधर और 5 इधर 10 और 190, तो कोई ज़रूरत नहीं है रिड्यूस करने की, 200 हो चुके हैं। आप 200 से ज़्यादा रहते तब रिड्यूस करना पड़ता, ठीक है, तो इसमें कोई रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर बच रहा है। मिस्टर वाई इज डिवोटी एंड वांट्स टू डोनेट एलिफेंट देना चाहता था, उसके लिए एक से खरीद लिया, लेकिन उससे पहले ही हाथी मर चुका था, तो हाथी मर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट किए तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बचा नहीं है, तो खत्म हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड हो गया, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको चलाने की। आगे देखिए, एक स्टूडेंट था जो कि टीचर बोला कि तू मुझे न्यू बाइक कम प्राइस में दे दो, मैं तुमको पास करा दूंगा। बाद में उसके पापा जो बोले, हाउ आर द फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड हिम टू सी, कि बाद में उसका पिताजी बोले कि नहीं वो मास्टर तुमसे झूठ बोला है, वो तुमको मार्क्स का लालच देकर ज़बरदस्ती अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपना पोजीशन यूज करके तुमको जो है वो फंसाना चाहता था और तुमसे बाइक खरीदा है, इसके लिए तुम केस करो। और सामने वाला अगर केस करेगा स्टूडेंट तो वो क्लेम भी कर सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो लाइबल हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो टीचर साहब जो ऐसा किए हैं कि मैं तुमको नंबर के बदले तुम मुझे कम में बाइक दे दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर वो ऐसा नहीं कर सकते। विंडिक्टिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस की बात कर रहे थे, विंडिक्टिव डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कब आपको जब एक्चुअल लॉस हुआ है उतना, जब वो ऐसा लॉस जो नेचुरली अराइजेज है तब, और कब नहीं कर पाएंगे जब ये नेचुरली नहीं हुआ है, आपने कुछ वैसा यूज कर लिया तब। मतलब विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस वही डैमेजेस हैं जो कि आपको एक्चुअली में हर्ट कर चुकी है, ठीक है, जितना लॉस उतना। आगे देखिए, केज करण जो है एग्री करता है परचेज करने के लिए वुडन टेबल, लेकिन बाद में पता चलता है कि वुडन टेबल जो वो खरीदा वो ख़राब उसके पास पहुंचा था, तो सेलर जो है वो लायबल हो जाएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि सामने वाला जो था करण जो एग्जामिन किया था वो अच्छा था और बाद में उसका लेग टूटा हुआ मिला, यानी कि ये सेलर ने उसमें डिफेक्ट किया था और वो जो है डिफेक्ट को हाइड करने के लिए उसको चिपका दिया था बाहर से, तो सेलर लायबल हो जाएगा। अगला देखिए, ये पूछ रहा है कि प्रोमिसर का राइट क्या हो गया, वो बोल रहा है सामने वाला का जीवन ला देंगे, तो अरे भाई ये कोई पॉसिबल थोड़े है, ये यहाँ पे कोई राइट नहीं है, इलीगल चीज़ है, ये वॉइड है। सामने वाले से बोला क्या, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये बोल रहा है कि सामने वाले से कुछ डिलीवर करना था लेकिन बीच में रैयट हो गया, रैयट्स हो गए तो सामान तो पहुंचेगा ही नहीं। अगला बोल रहा है कि फिक्स पीरियड पे रेम्यूनरेशन देना था बट एक्सीडेंट हो गया तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, कोई बात नहीं। अब से कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट ऑफ टॉयज बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन रिलेशन विद बोथ द कंट्रीज, जो कंट्रीज के बीच में वार का सीन आ जाता है तो उसमें जो इम्पॉसिबल हो जाता है, कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। माइनर नॉट कम्पिटिटेंट है फिर भी वो बच जाता है, कैसे, वो प्ली मैन्योरिटी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, अदर पार्टी को बॉन्ड भी कर सकता है लेकिन खुद लेवल नहीं होगा, हमें पढ़े थे ये चीज़। अगला देखिए, सी बाउट अ बून फ्रॉम ए बेकर, ये वाला हम पढ़े थे कि उसको खाया और उसको दांत जो है टूट गया, जिसके लिए कौन लेवल होगा, सेलर लेवल होगा, उसको जो है फैक्ट ये सब जो चीज़ें हैं उसको दिखा देना चाहिए था कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ है, कुछ भी डिफेक्ट आप सेल कर रहे हैं, मर्चेंटेबिलिटी नहीं सेल कर रहे तो आप लेबल होंगे एज ए सेलर। एक कॉन्ट्रैक्ट या बी को 50 चेयर खरीदने के लिए बी डिलीवर किया 25 चेयर जो है वो अच्छा और 25 खराब, तो जो खराब से किया है वो उसके लिए तो लायबल होगा। सामने वाला तो बोला कि क्या राइट्स है ए का बी के खिलाफ, तो देखिए अगर आप बायर है तो आपके पास बहुत सारे राइट्स है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए आप चार्जेज भी इम्पोज कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, विंडिकेटिव डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अंकित जो है उसको ब्लैक पेन चाहिए था, वो जाता है सेलर के पास, बोलता है कि मुझे ब्लैक दीजिए, वो बोल देता है ये लीजिए ब्लैक, और उस पर क्लियरली लिखा रहता है कि ये ब्लू पेन है, फिर भी वो लेता है और चलाता है घर पे, और ब्लू देखता है तो दौड़ते हुए जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो ब्लू पेन चाहिए था, तूने ब्लैक क्यों दिया, और किस करना चाहता है तो क्या वो किस कर पाएगा, नहीं, जैसे उसको मर्चेंटेबिलिटी जैसे उसको मिला था तो उसको पढ़ लेना चाहिए था, ये ड्यूटी इसका नहीं था, सेवियटोमीटर के अकॉर्डिंग सेलर का ड्यूटी नहीं था कि वो कुछ बोले, अगर वो साइलेंट है या फिर अगर वो गलत भी बता रहा है तो आपको चेक करना आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वाला केस आ गया, और यही था कि जेठालाल के गड़ा से सामने वाला जो है वो खरीद कर ले गया 3 दिन के, कि 3 दिन आप टाइम दीजिए, मैं आपका सामान खरीद रहा हूँ, अच्छा लगेगा तो मैं रख लूँगा, नहीं लगा मैं आपको दे दूँगा, तो रिस्क किसके पास है, सेलर के पास, और बाद में अगर फ्लड ये सब आया तो जो लॉस बियर करेगा वो सेलर ही बियर करेगा। अनपेड सेलर का क्या क्या राइट्स है आप जानते हैं, क्या क्या राइट्स है, ओवर द गुड्स राइट ऑफ लीन है, कब, जब उसके पास पोजेशन रहता है, उसके पास सामान उसी के पास है तब, और राइट ऑफ लीन कैन एक्सरसाइज राइट, अगर प्रॉपर्टी चल जाए तब भी वो एक्सरसाइज कर सकता है अगर उसके पास प्रोडक्ट है, फिजिकली प्रेजेंट है। और ये राइट कब टर्मिनेट होगा, जब सामान उसके पास से डिलीवर्ड चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन डिग्री ऑफ प्राइस, बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोहन सोहन रोहन, ये वाला हम पीछे पढ़ लिए थे कि क्या हुआ था कि मोहन को वो लोग एडमिट किए, ठीक है, उसको बोले कि वो प्रॉफिट नहीं देंगे, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं, तो इज मोहन लायबल फॉर द ड्यू टू करण, और क्या बोला, मोहन इज नॉट इंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट इन द फॉर्म, ठीक है, नहीं लायबल,
सिर्फ आफ्टर समटाइम्स क्रेडिटर करण फाइल्ड सूट टू बोहन। तो अगर एक नॉमिनल पार्टनर थे बोहन साहब, तो नॉमिनल पार्टनर भी लायबल होते हैं, यानी उनको प्रॉफिट तो नहीं मिलना था बिजनेस से, लेकिन फिर भी वो पार्टनर्स थे, उनको कुछ भी नहीं मिलना था, सिर्फ नाम के। तो नाम के भी अगर आप पार्टनर हैं किसी बिजनेस में, तो अगर बिजनेस वो किसी के साथ गलत करता है तो आप भी लायबल हो जाएंगे, ठीक है, सब लायबल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एबीसी कंपनी, ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके कि मशीन खरीदा था, बाद में सी साहब डाई मतलब मर गए, फिर बाकी दोनों भी इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या उनका प्राइवेट एसेट भी ले लिया जाएगा? तो प्राइवेट एसेट तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जितने शेयर्स उनका था उतना लिया जाएगा उसमें, और क्योंकि वो मर चुके थे तो सारी अपनी वो लाइबिलिटी से जा चुके हैं। आगे देखिए, जीआईएस 3 पार्टनर्स हैं, डिसाइड किया पार्टनरशिप फर्म के लिए, ये पीछे पड़ चुके हैं। आफ्टर 3 ईयर्स एक लॉ पास हुआ जो कि कंपनी को बंद कर दे रहा है, फिर भी वो दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये तीनों लायबल होंगे और फॉर्म जो है डिजोल्व हो जाएगा। इलीगल धंधा हो गया ना, वो लोग कर रहे हैं, तो जब सामने वाला लॉ ही करा है कि आप नहीं कीजिए, फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप लायबल हो जाएंगे। बुक्स कैसे मेंटेन करना है, एलएलपी का आपको पता है, आरओसी के पास सबमिट करना है, रिटर्न सबमिट करना पड़ता है आपको, जो एनुअल टर्नओवर है ये सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, नाम का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कुछ नाम अगर पार्टनर्स का चेंज करते तो सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ता है। आगे आइए, ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट कुड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस इन इट्स ऑन नेम, नहीं ले पाया अपना नाम, तो सब्सिडरी फॉर्म कर दिया। ये देखिए, वाह, एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस वाज मेड इन द सब्सिडरी कंपनी के नाम पे लाइसेंस लिया। विल द पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल, नहीं ट्रीट किया जाएगा, और जो भाई साहब हैं वो लायबल हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ डिवाइड करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जो है सब्सिडरी फॉर्म करते हैं, तो सब्सिडरी और मेन कंपनी दोनों सेम मानी जाएगी और आप लायबल हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन ओवर स्टेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा दिखा दिया, किस चीज़ के लिए? टैक्स के लिए। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका कॉर्पोरेट बिल वो हट जाएगा और आप लायबल हो जाएंगे। एक कंपनी अंडर रजिस्टर्ड कंपनी है, एनपीओ है, सेक्शन 8 के अंदर, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या वो ज़्यादा पैसा, किस हद तक पैसा बांट सकती है? कर ही नहीं सकती ना, डिविडेंड कर सकती है, नहीं वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है नॉन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के लिए नहीं, तो कुछ भी नहीं कर सकती, एक भी रुपये नहीं बांट सकती। अगर वो बांटी तो आएगा उधर से गवर्नमेंट और क्या करेगा? इसको इलीगल साबित करके इसका लाइसेंस रद्द कर देगा कि अब आप एनपीओ नहीं बचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17, एक नॉमिनेटेड प्राइवेट कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जिसका शेयर कैपिटल इतना है। एक क्रेडिटर मिस्टर सैमुअल जो कि केस करते हैं शेयर होल्डर पे फॉर इनोसेंट रिकवरी ऑफ हिज डेप्ट अगेंस्ट नॉमिनल प्राइवेट कंपनी, ठीक है। मिस्टर इनोसेंट हैज़ गिवन हिज प्ली इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट लायबल, ही इज नॉट जस्ट अ शेयर होल्डर, ही इज नॉट जस्ट, वो शेयर होल्डर ही नहीं है सिर्फ, तो इसलिए वो लायबल नहीं होंगे। इज वेदर मिस्टर सैमुअल विल बी सक्सेसफुली रिकवरिंग दिस फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट। तो देखिए, नॉमिनल प्राइवेट लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसके क्रेडिटर है मिस्टर सैमुअल, वो केस करते हैं एक शेयर होल्डर के पास। तो शेयर होल्डर और कंपनी दोनों तो एक ही चीज़, दोनों क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सामने वाला अगर कंपनी ने गलती किया तो कंपनी लायबल होगा, कोई पार्टनर पर्सनली लायबल, कोई मेंबर लायबल नहीं होगा। ये चीज़ इसमें लिखना था। अब देखिए, ए इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ सेल करने के लिए 10 लाख में हाउस, किस चीज़ के लिए? गैम्बलिंग पर्पज़ के लिए, और 50,000 एडवांस ले। देखिए, गैम्बलिंग वाला जब भी केस आ गया तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव ही आपका इलीगल हो गया तो वो आप फोर्स नहीं कर सकते, कोई भी किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, खत्म कहानी, सीधा यही लिख देना। ये सीमा वाला जो रेल से भेज रही थी अपना सामान रेलवे अथॉरिटी से, कहाँ? किरण को, और वो चाहती थी कि रेलवे अथॉरिटी से कुछ एक्सेप्शनल प्रॉफिट अर्न करने, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी रेलवे अथॉरिटी के साथ कि मैं कुछ और भी प्रॉफिट अर्न करना चाहती हूँ। बाद में रेलवे अथॉरिटी जो है वो सामने वाला टाइम पे नहीं पहुँचा पाता है किरण को, तो ये रिटर्न चाहती है पैसा और एक्सेप्शनल प्रॉफिट भी। तो क्या क्या प्रॉफिट वो ले सकती है? तो वो एक्चुअली वही ले सकती है जो इसको एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है, जो डिले के कारण हुआ, वो ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकती। जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट था वो क्लेम नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं था। चंदन सफ़र कर रहा है बेचारा, ये चीज़ तो हम पढ़ ही लिए थे कि वो जैसे ही गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोल दिया कि नहीं मैं 5,000 लूँगा, तो 5,000 अगर वो लेगा तो सामने वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे केस आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो सामने वाला 5,000 नहीं ले सकते डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब जो है फंस जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक मिस्टर असीम वाला देखे थे कि वो एडवोकेट थे और वो निकाले अपना उनका कार खो गया तो वो निकाले एडवर्टीजमेंट और बोल दिया कि जो खोज के लाएगा उनको मैं इनाम दूंगा। सामने वाला एक खोज कर लाया तो बोले कि देखिए मैं एडवर्टीजमेंट जो दिया था ना वो जस्ट इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर था, अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, ऑफर थोड़े था, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर से कॉन्टैक्ट नहीं बनता। तो क्या बोलेंगे मिस्टर असीम साहब की? सुनिए लॉयर साहब, आप ही चालाक नहीं है। एडवर्टीजमेंट जैसे ही आप न्यूज़पेपर में दिए तो एक्सेप्टेबल बाई योर हो गया, वो पब्लिक की तरह ट्रीट किया गया, जनरल ऑफर, तो वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। आप दीजिए हमको 10,000, देना पड़ेगा उनको।
वैसे यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई एक था जिसको जो है वीकली डांस करने आना था और वो डांस करने नहीं आई, तो सामने वाले जो भाई साहब हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अगर वो फिर भी चाहती है कि मैं कंटिन्यू करूँ तो वो कंटिन्यू भी कर सकती है और फिर से इनको पैसा देना पड़ेगा। और बाद में अगर वो किसी और को अपने जगह पे भेजती है वहाँ पे डांस करने के लिए कि ठीक है मैं तो बीमार हो जाएगी, तो उसके जगह पे सिंघानिया अगर उसको अलाउ करते तो वो डांस भी करेगी और अब वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो तोड़ नहीं पाएंगे। ऊपर सारे ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिर से शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी जो हम पढ़े कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही जो भी लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच होने वाला है तो उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये साड़ी वाला जो सूट साड़ी नहीं कर रहा था वो साड़ी का स्पेशली बता दी कि ऐसा साड़ी चाहिए, वैसा साड़ी सामने वाला सेलर नहीं दिया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। यहाँ पे ज्वेलरी वाला केस था कि ज्वेलरी वैसा नहीं दिया, ये ज्वेलरी वाला था, क्या था, सेल मेड बाई, हाँ यहाँ पे ज्वेलरी देना था, ठीक है। और सामने वाला क्या करता है कि किसी और से भेज देता है, ठीक। अब नॉन ओनर भी जो है वो रियल टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है। अब मेरे पास है सामान, मैं ओनर नहीं हूँ, मैंने किसी गलती से, चोरी से, फ्रॉड से मैंने उस सामान को ले लिया, लेकिन मैंने किसी को बेच दिया, तो जिसको बेच दिया उससे जिसका ओरिजिनली में वो सामान था वो रिकवर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको मैंने बेचा है वो गुड फेथ पे बेचा है। और ये देखिए सर्टेन गुड्स ऑन सर्टेन गुड्स फ्यूचर गुड्स, और ये सैंपल वाला कि अगर आप सैंपल दे दिए हैं तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और ये फर्नीचर में डील करते थे और बाद में वो क्या हुआ कि 4 पार्टनर्स थे, एक मर गया, उसका जो डेथ का न्यूज़ भी वो लोग पब्लिश नहीं किए, और फिर जो है सामने वाला जो क्रेडिटर था वो केस किया फर्म पे, तो सारे फर्म वाले लायबल हो जाएंगे। और जो भाई साहब जो मर चुके हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए लायबल रहेंगे, जितना उनका शेयर उसमें था, वो प्राइवेटली लायबल नहीं होंगे, बाकी पार्टनर्स प्राइवेटली लायबल हो जाएंगे। मोनीटोनी वाला केस देखे थे कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए वो लोग एक पार्टनर को जिसको एंगेज किए थे उसको पैसे नहीं दे रहे थे बिजनेस में, तो ये चीज़ वो गलत कर रहे थे, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले ही पार्टनरशिप विल में था कि जो है ऑल पार्टनर जो कि बिजनेस कर रहे हैं उनको देना ही देना है। एक अनरजिस्टर्ड कंपनी थी, ये तो देखे थे ना हम कि एलिमेंट कंपनी कैन की अनरजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी के पास केस कर सकती है, और रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो अनरजिस्टर्ड के द्वारा केस नहीं की जा सकती, ठीक है। ये सारा केसेस था। फिर एलएलपी के हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात किए थे, एलएलपी के यहाँ पे बताना था। और यहाँ पे देखे थे पार्टनर्स के बारे में कि अगर 200 से कम है तब तो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और कन्वर्ट करने के लिए एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ये जो 220 दिया हुआ है अगर सारे एम्प्लॉय को माइनस कर देते हैं तो अगर ये 200 से नीचे आ जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 200 से नीचे नहीं आ रहा है तो पब्लिक ही रह जाएगा, रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 25 जो है मेंबर इंप्लॉय हो गए थे तो काउंट नहीं होगा, तो 25 घटाइए 220 में से, तो कितना हो जाएगा 195, तो कोई ज़रूरत नहीं है और घटाने की, क्योंकि 200 तक जो है प्राइवेट कंपनी हो सकता है। यहाँ पे देखे थे हम लोग कि क्लब खुला था एनपीओ, ठीक है। अब उसमें जो है सेक्शन 8 कंपनी खुला था, बाद में जो है उस पर बोला गया कि ये जो है ऑब्जेक्टिव को वायलेट करे, यानी हो सकता है पैसे वैसे बांट रहे हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है अपना राइट, एनपीओ से कंसल्ट करके इसका लाइसेंस को रद्द कर सकती है और इसको किसी और कंपनी में प्राइवेट में बदल सकती है। और यहाँ पे देखे थे कि एक मिस्टर करण थे जो साइन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉय के साथ कि सामने वाले जो कस्टमर है उसको आप सोलिसाइट नहीं करेंगे। मैं जो हूँ सामने वाले से कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो भाई तुम मेरा एम्प्लॉय हो, तुम मेरी तरह मेरी बिजनेस तो बाहर तुम जा रहे हो मेरे बिजनेस छोड़कर, लेकिन तुम जो है मेरे जो कस्टमर है उनको सोलिसाइट नहीं करोगे। सामने वाला क्या सोलिसाइट करने लगा, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, और वो भी लायबल हो जाएगा। वो बोल रहा है कि मेरी कंपनी पर तुम केस करो, मुझ पर नहीं। तो देखिए कुछ भी अगर आप कंपनी को लेकर गलत कर रहे हैं तो आप भी लायबल हो जाएंगे। यानी कि साफ था कि यहाँ से सिमिलर बिजनेस आप कर रहे थे, ठीक है, कंपनी में बाहर गया, आपने कंपनी स्टार्ट किया और आप उस कंपनी से कुछ गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो बार बार कि कंपनी पे केस करो ना, मुझ पर क्यों केस करोगे, मैं तो कंपनी से अलग हूँ। तो देखिए भाई कॉर्पोरेट विल थ्योरी ऐसे केसेस में जब आप किसी को थ्रीट करने के लिए, डिफीट करने के लिए अगर आप बनाए हैं तो वहाँ पे वो हट जाएगा और आप लायबल हो जाएंगे। तो ये था ओवरऑल पूरा लॉ का रिवीजन। बहुत टाइम लिया मैं, लेकिन हाँ श्योरली आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लॉ में मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं क्या आपको करना है, बीसीआर पूरा करके जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आप कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो बीसीआर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बीसीआर 40 नंबर का है कि अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिख दिए, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रामर पोर्शन गलत हो जाता है तो अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया, ठीक है, फॉर्मेट वाइज अच्छे से लिखा, एक ऐसा जो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बुक वाला कॉपी पेस्ट कर, लेकिन हाँ लैंग्वेज अब तो आप बिजनेस वाला कुछ टर्म यूज कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है 40 में से कम 20 से 25 अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, कब? जब आप
मतलब आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलती होंगे, लेकिन गलत तो नहीं होता। आपका जो है लेटर बहुत सारा लिखना है, 2-3 लेटर है, वही 25 नंबर का हो जाता है। ठीक है, फिर इधर पैसेज वैसेज है, तो ये सब कुछ नोट मेकिंग है, प्रिसाइज है, रेज्यूमे है, तो ये सब कुछ को अगर आप देख लें तो 25 से 30 नंबर आप आराम से ला लेंगे उसमें। और बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर का, डायरेक्ट क्वेश्चन इन सेंस जिसमें ना प्रोविजन ना फैक्ट ना कंक्लूजन, कुछ नहीं लिखना है। जो पूछा फीचर, जैसे कंसिडरेशन के बारे में पूछ दिया तो उसको लिखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख दीजिए, जो कि मैं ऊपर क्वेश्चन नहीं था, लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो पूछ सकता है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है, उसका एक्सेप्शन था लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इंडोर मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूरा पकड़ रखना है। आप बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे पकड़ कैसे करें, एक ही दिन है तो एक दिन में रिवाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरा चैप्टर के टॉपिक को देखिए, देखिए कौन कौन टॉपिक आप बोल पा रहे हैं। अगर आप सारे टॉपिक को आप बता पा रहे हैं मन में, सारे टॉपिक देखिए, चैप्टर खोलिए, ऊपर टॉपिक लिखा रहता है, या फिर सबसे बैक में जाएंगे तो आपको थ्योरी की तरह ऐसा दिखेगा, लगेगा आपको समरी है पूरे चैप्टर का। उसको आप देखिए, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक को मैं मतलब बोल पा रहा हूँ, लिख पाऊंगा। सारे टॉपिक देखते जाइए, उन सारे टॉपिक से क्या होगा, आप पूरा थ्योरी वाला कर लेंगे, और वही चीज़ आपका लॉ बेस्ड में भी हेल्प करेगा। अगर लॉ बेस्ड वाला आपको सोल्यूशन चाहिए कि हाँ हम लॉ बेस्ड वाले को आंसर कैसे करें, तो आप जैसे ही हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ट्रिक से रिलेटेड है कि लॉ में भी हमको आंसर कैसे देना है, प्रोविजन फैक्ट कैसे लिखना है, ट्रिक बताऊँ, जबरदस्त ट्रिक। प्रोविजन लिखने का एकदम जबरदस्त ट्रिक, आप आराम से लिख लेंगे। थ्योरी कंप्लीट है, आप लिख लेंगे। तो थ्योरी और बीसीआर ये दोनों कंप्लीट है, दोनों मिलाकर 70 से प्लस मार्क्स के पूछे जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। जय हिंद। चलिए अब ख़त्म करते हैं, बहुत लेट हो गया यार। स्टॉप।